ये कहानी पूरी तरह से कल्पना यानी इमेजिनेशन पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, समाज, धर्म या भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठग, महाठग। एक गुस्से से भरी दहाड़ सुनाई देती है और नीले पत्थर के फुटपाथ पर किसी के भागते हुए कदमों की आहट सुनाई देती है। रोहित सिंह बेबस होकर अपने दोनों हाथ फैलाते हैं। मैं ठग नहीं हूँ, मैं अकादमी का एक शिक्षक हूँ। मैं तो बस तुम्हें अपना छात्र बनाना चाहता हूँ। और फिर क्या मुझे ठग कहते हुए महान भी लगाना पड़ता है? तुम तो ऐसे पेश करते हो जैसे मैं कोई अक्षम्य अपराधी हूँ। अपनी बुदबुदाहट खत्म करने के बाद उसे निर्देशक के शब्द याद आते हैं। ये तो 17वां हो गया। अगर आज भी मुझे कोई छात्र नहीं मिला तो मुझे कल ही अपना सामान समेटकर निकल जाना पड़ेगा। रोहित सिंह इस दुनिया का कोई इंसान नहीं, बल्कि एक हाई स्कूल का एक साधारण लाइब्रेरियन है। उसे बस धधकती लपटें याद है और फिर कुछ नहीं। जब वो उठा तो वो पहले से ही इस दुनिया में था। ये दुनिया बिल्कुल उपन्यासों में दिखाई जाने वाली दुनिया जैसी है। मार्शल आर्ट के रास्ते का सम्मान होता है और ताकतवरों का राज चलता है। शुरू में उसने सोचा था कि इस दुनिया में आगे बढ़ने के बाद वो एक बेकार प्रतिभा बन जाएगा और अपनी मंगीकर द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा। बाद में वो पलटवार करेगा, उनके मुंह पर तमाचा मारेगा और उसके बाद से उसकी जिंदगी सुचारू रूप से चलती रहेगी। लगता है उसने कुछ ज्यादा ही सोच लिया था। यहाँ पहुंचकर उसे एहसास हुआ कि वो एक छात्र नहीं बल्कि एक शिक्षक है। पूरी अकादमी का सबसे घटिया शिक्षक। दूसरों के व्याख्यान हमेशा ऐसे लोगों से भरे रहते हैं जो खुद को बिना सीट के पाते हैं। दूसरी ओर उसकी कक्षा में एक भी व्यक्ति नहीं है। उसके लिए कुछ छात्रों को अपने साथ जोड़ना मुश्किल था, लेकिन आखिरकार उन्होंने उसे ठग करार दे दिया और भाग निकले। वजह की बात करें तो इस बात को नज़रअंदाज करते हुए कि जिस व्यक्ति का शरीर उसने अपने कब्जे में लिया वो पूरे परिसर का सबसे कमज़ोर शिक्षक था और प्रतिभाओं को पहचानने में उसकी असमर्थता। असल बात यह है कि उसने एक छात्र को गुमराह भी किया जिससे उसकी साधना चरमरा गई थी। ये तो मानो किसी मृत मरीज को अपने रिकॉर्ड के नीचे रखने जैसा था। उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई और सब उसे तुच्छ समझने लगे। नए छात्रों ने भी उसे दूर रहना ही बेहतर समझा। उन्हें डर था कि अगर वे उसके चंगुल में फंस गए तो उनकी भी यही हालत होगी। खराब ट्रैक रिकॉर्ड और छात्रों की कमी के कारण पिछले साल शिक्षक योग्यता परीक्षा में उसे पूरी अकादमी में सबसे नीचे से पहला स्थान मिला था। अकादमी के पूरे इतिहास में उसे पहला और एकमात्र 0 अंक भी मिला। उदास होकर उसने दुखों को दूर करने के लिए शराब का सहारा लिया। अंत में जैसा वो चाहता उसकी मृत्यु हो गई, जिससे रोहित सिंह को आगे बढ़ने का मौका मिल गया। नए सत्र की शुरुआत में अकादमी ने उसे एक अल्टीमेटम जारी किया। अगर इस साल तक वो अपनी कक्षाओं में एक भी छात्र की भर्ती नहीं कर पाया तो शिक्षक के रूप में उसकी योग्यता रद्द कर दी जाएगी। आज उसकी कक्षा के पास से पहले ही 17 नए छात्र गुजर चुके थे। आखिरकार जैसे ही उन्होंने उसका नाम सुना सभी भाग खड़े हुए, मानो कोई युवती किसी अजनबी चाचा से मिल रही हो, और जहां तक उनके पैर जा सकते थे भाग गए। लगता है मुझे उनमें से किसी एक को मनाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। वो अभी भी सोच ही रहा था कि किसी को कैसे फुसलाएं, तभी उसे प्रवेश द्वार पर एक लड़की का सिर दिखाई दिया जिसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये शिक्षक रामप्रकाश की कक्षा है? वो देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक है, उसकी मधुर आवाज का तो कहना ही क्या। शिक्षक रामप्रकाश अकादमी के स्टार शिक्षक हैं। उनकी कक्षाओं में हमेशा भीड़ रहती है और उनकी प्रसिद्धि के कारण अनगिनत लोग अकादमी में आना पसंद करते हैं। मैं उसे ले जाऊंगा। किसी को अपने जाल में फंसता देखकर रोहित सिंह की आंखें चमक उठती हैं। अपने पिछले जीवन के शांत रहने के तमाम तरीकों को याद करते हुए वो चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है और किसी प्रबुद्ध विशेषज्ञ की तरह मुद्रा बनाता है। क्या तुम उसकी शिष्या बनना चाहती हो? युवती गुस्से से अपना सिर हिलाती है। उसके श्यामवर्ण शिष्यों में प्रशंसा के भाव दिखाई देते हैं। मैंने सुना है कि शिक्षक रामप्रकाश बुद्ध अकेडमी के सबसे अद्भुत शिक्षक हैं। उनके द्वारा पढ़ाए गए सभी छात्र असाधारण हैं और उनकी कक्षा में शामिल होना अपने आप में एक सम्मान की बात है। अफवाहें सच नहीं हो सकती। शिक्षक जूते की तरह होते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि वे फिट बैठते हैं या नहीं। चाहे वो कितना भी अच्छा व्याख्यान दे, अगर सिद्धांत आपके अभ्यास के कौशल के अनुकूल नहीं है तो न केवल आपको आगे बढ़ना मुश्किल लगेगा बल्कि आपकी शक्ति भी कम हो सकती है। भले ही कोई शिक्षक प्रसिद्ध न हो, अगर उसके सिद्धांत आपके सिद्धांतों से मेल खाते हैं तो भी आप तेजी से सुधार कर सकते हैं और आपकी साधना तेजी से बढ़ेगी। क्या ऐसा है? मैंने अपने बड़े भाई को भी पहले ऐसे शब्द कहते सुना है। युवती एक पल के लिए सोचती है। उसकी सुंदर आंखों में अनिश्चितता दिखाई देती है। हालांकि मुझे नहीं पता कि मुझे किस तरह की शिक्षाएं पसंद आएंगी।
उसे फंसा हुआ देखकर रोहित सिंह की आंखें चमक जाती हैं। वो एक पल के लिए हिचकिचाता है, क्योंकि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स जैसे महान ऋषि एक के बाद एक उसके दिमाग में कौंधते हैं। वो असहज भाव से कहता है, हमारी मुलाकात को भी नियति माना जा सकता है। ऐसा क्यों न हो, मैं भी इस अकेडमी का एक शिक्षक हूँ। मैं तुम्हारी हड्डियों, प्रतिभा और व्यक्तित्व को परखने में तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हारे लिए एक उपयुक्त शिक्षक की सिफारिश करूंगा। तो आप मुझे परेशान करेंगे श्रीमान? उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी सहजता से मिली एक शिक्षिका इतनी मिलनसार होगी। लड़की ने तुरंत उत्साह से सिर हिला दिया। पहले अपनी साधना तो दिखाओ। हु। कुछ ही पलों में उसके घूंसे के शॉकवेव से पूरा कमरा सीटी बजाता है। लड़की के शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें तैर रही हैं। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा के बिखरने के बजाय इकट्ठा होना, शक्तिशाली होने के साथ साथ छिपा हुआ होना दर्शाता है कि उसकी नींव मजबूत है। ठीक है, मैं कह सकता हूं कि तुम लगन और कड़ी मेहनत से प्रशिक्षण कर रही हो। तुम्हारी नींव मजबूत है और तुम्हारी प्रतिभा अव्वल दर्जे की है। तुम एक ऐसी प्रतिभा हो जो मुश्किल से मिलती है। जब वो मुक्का मारने का अभ्यास पूरा करती है तो रोहित सिंह संतुष्ट से सिर हिलाते हैं। वो धरती के ज्योतिषियों की नकल कर रहा है। उसके शब्द फिसलनी हैं और उनकी व्याख्या की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। सुनने वाले उसके शब्दों में कोई कमी नहीं निकाल पाएंगे, बल्कि उसकी बातों की सटीकता देखकर दंग रह जाएंगे। खासकर तुम्हारे पैरों की ताकत, वो बिल्कुल कुंडलित अजगर की तरह है। हर हरकत उफनते पानी की तरह है, ताकत से भरपूर। अगर तुम आगे भी कड़ी मेहनत करोगी तो तुम्हारा भविष्य जरूर उज्जवल होगा। गुरुजी, मेरे पैर में चोट लगी है। डॉक्टर ने कहा है कि अपाहिज के जैसा है। घायल? रोहित सिंह का चेहरा लाल हो जाता है। हालांकि वो मोटी चमड़ी का है, इसलिए दूसरे लोग सचमुच नहीं बता सकते। वो बकवास जारी रखता है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं बता सकता? मैंने उसी पल पता लगा लिया था जब तुमने अपनी ताकत लगाई थी। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि विनाश से ही पुनर्जन्म होता है। हालांकि तुम्हारा पैर चोटिल है, तुम्हें अप्रत्याशित रूप से एक ऐसा अवसर मिला है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। बस तुम्हें इसे ठीक से समझने की जरूरत है और तुम्हारे पैरों की मेहनत तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। दूसरे तो बस ईर्ष्या से ही देख सकते हैं। खैर, वो बस उसे बहला रहा है। अगर वो उसे बकवास से मना सकता है तो बकवास ही करेगा। जरूरी बात यह है कि पहले कोई शिष्य उसके पास आ जाए। अवसर? गुरु, कैसा अवसर? लड़की की आंखें चमक उठीं। पैर में चोट लगने के बाद उसे हमेशा लगता था कि वो दूसरों से कमतर है, जिससे उसका आत्मसम्मान कम हो गया था। उसने सोचा भी नहीं था कि ऐसी दुर्घटना के कारण उसे इतनी दौलत मिल जाएगी। ये अवसर तुम्हें एक झटके में शीर्ष पर पहुंचा सकता है। तुम्हारे लिए नए छात्रों में शीर्ष पर आना मुश्किल नहीं होगा। आखिरकार तुम्हारी प्रतिभा असाधारण है, एक ऐसी प्रतिभा जो इतिहास में अब तक नहीं दिखाई दी है। बहरहाल, रोहित सिंह के शब्द लगातार चलते रहते हैं। अब उसे बस बुद्ध की हथेली वाली पुस्तिका निकालने की जरूरत है। यह सुनकर कि वो एक प्रतिभाशाली है और नए छात्रों में प्रथम आने की क्षमता रखती है, लड़की का चेहरा लाल हो जाता है और वो सवाल करती रहती है, लेकिन क्या? लेकिन रोहित सिंह आह भरता है, और यह आह इस बात का शोक है कि एक प्रतिभा मिट्टी में दबने वाली है। इस एकेडमी में ऐसे अवसर को पहचानने वाले शिक्षकों की संख्या ज्यादा नहीं है। मुझे मिलाकर सिर्फ 3 हैं। बाकी 2 ने तो 3 साल पहले ही छात्रों को लेना बंद कर दिया है, इसलिए मेरे लिए उनसे पूछना भी मुश्किल होगा। छात्रों को लेना बंद कर दिया? शुरुआत में लड़की को इससे बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन ये शब्द सुनकर उसके चेहरे पर उदासी छा गई। फिर उसे अचानक कुछ याद आता है और वो कहती है, वे छात्रों को नहीं ले रहे हैं, लेकिन गुरुजी, क्या आप? बिल्कुल ले रहे हैं। बस आप भी समझ सकते हैं, मुझे शोहरत और दौलत से कोई सरोकार नहीं है और मेरे पास ज्यादा समय भी नहीं है। रोहित सिंह के चेहरे पर परेशानी के भाव दिखाई देते हैं। अगर ये अच्छी जेड नहीं है तो मैं इसे आसानी से स्वीकार नहीं करूंगी, भले ही हमारी राहें आपस में मिल जाएं। उसकी बात पूरी होने से पहले ही लड़की जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाती है और झुककर कहती है, मुझे पता है कि श्रीमान बहुत नेक हैं, लेकिन कृपया मुझे अपनी छात्रा के रूप में स्वीकार करें। मैं पूरी लगन से प्रशिक्षण दूंगी ताकि आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। रोहित सिंह के दिल में खुशी की लहर दौड़ जाती है, हालांकि उनके चेहरे पर अभी भी परेशानी के भाव हैं। हमारे बीच नियति है, बस आप ये भी कह सकते हैं मुझे शांति पसंद है। आपकी छात्रा होने के नाते मैं वादा करती हूँ कि जब तक कोई आपात स्थिति ना हो, मैं शिक्षक को कभी नहीं टोकूंगी। ये देखकर कि वो थोड़ा अनिच्छुक है, लड़की तुरंत अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ अपना सिर हिला देती है। मेरे पास ज्यादा छात्र नहीं है, इसलिए मेरे पास जो संसाधन है उनकी तुलना दूसरे शिक्षकों से नहीं की जा सकती। इसके अलावा हो सकता है कि दूसरे आपकी आलोचना करें।
क्या ऐसा है? मैंने सुना है कि प्रशिक्षण के संसाधन जरूरी होते हैं। एक शिक्षक अकेडमी से जितने संसाधन प्राप्त करता है वो उसके छात्रों की संख्या, उनके परिणामों और कई अन्य कारकों से जुड़ा होता है। पर्याप्त संसाधनों के बिना साधना में आगे बढ़ना मुश्किल है। खांसी खांसी, मैंने बस तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ऐसा कहा था। चूंकि तुम मुझे अपना गुरु मानने के लिए दृढ़ और ईमानदार हो, इसलिए मैं अनिच्छा से तुम्हें स्वीकार करूंगा। उसकी झिझक को देखते हुए रोहित सिंह उसे बीच में ही रोकते हैं और कहते हैं, तुम्हारा पहचान पत्र? तो इतनी जल्दी? उसे उम्मीद नहीं थी कि शिक्षक इतनी जल्दी अपना चेहरा बदल देंगे जैसे किताब का पन्ना पलटते हैं। लड़की थोड़ी हैरान होती है जब वो रोहित सिंह द्वारा दिए गए उस चिन्ह को पकड़ लेती है जो उसकी पहचान का प्रतीक है। जैसे ही वो सोच रही होती है कि उसे रिश्ते की पुष्टि करनी चाहिए या नहीं, वो देखती है कि चुप रहने वाले शिक्षक रोहित उसका हाथ खींचते हैं और एक तेज खंजर से उसे काट देते हैं। खून की एक बूंद जेड चिन्ह पर गिरती है। व्यंग। रोशनी चमकती है। आह! वो लड़की थोड़ी हक्की बक्की रह जाती है। क्या शिक्षक ने ये नहीं कहा था कि उसे इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा? क्या वो प्रसिद्धि और धन से बेपरवाह था? उसकी चाल इतनी तेज क्यों है? और खंजर भी पहले से तैयार था। अब से तुम मेरे छात्र हो। खून से पुष्टि के बाद रोहित सिंह राहत की सांस लेता है। फिर वो एक पारलौकिक विशेषज्ञ की अपनी छवि बनाए रखता है। तुम्हारा नाम क्या है? गुरुजी, मेरा नाम रिद्धि शर्मा है। ये जानते हुए कि उसका निर्णय रद्द नहीं किया जा सकता, लड़की कुछ और नहीं कहती और सिर हिला देती है। अरे, अपना बिस्तर और किताबें लेने के लिए अपना पहचान पत्र ले लो, और जब तुम वहाँ हो तो अपने रहने की जगह भी देख लो। हम कल से पढ़ाई शुरू करेंगे। मुझसे यहीं मिलो। रोहित सिंह अपना हाथ हिलाता है। हाँ, मैंने एक को सफलतापूर्वक मना लिया है। ये पुष्टि करने के बाद कि वो उसकी छात्रा है, रोहित सिंह राहत की सांस लेता है और मुस्कुराता है। ये वाकई आसान काम नहीं है। अगर इंटरनेट से सीखे गए कूल बनने के तरीके न होते तो आज उसके लिए सफल होना मुश्किल होता। एक छात्रा के साथ वो निष्कासन के दुर्भाग्य से बच जाएगा। रोहित सिंह को लगता है कि उसके दिल का बोझ उतर रहा है। एक पल में उसकी आत्मा को बहुत सुकून मिलता है। उसके दिमाग में जो जुनून था वो धीरे धीरे गायब हो जाता है। निश्चिंत रहो, अब जब मैं तुम्हारे शरीर में हूं तो मैं तुम्हारी जगह ठीक से रहूंगा। पिछले रोहित सिंह की मृत्यु इसलिए हुई थी क्योंकि वो छात्रों को भर्ती नहीं कर पाया था, इसलिए उसे इस दुनिया में बहुत पछतावा था। अब जबकि उसके अधीन एक छात्रा है, उसका आखिरी जुनून गायब हो जाता है। इस समय रोहित सिंह को आखिरकार इस शरीर पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने वाला माना जा सकता है। धमाका! इस शरीर पर पूर्ण नियंत्रण पाने के बाद रोहित सिंह कुछ और छात्रों को अपने पास बुलाना चाहता है। हालांकि अचानक उसके सर में कंपन महसूस होता है क्योंकि उसे अपने सर में प्राचीन घंटियों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। स्वर्ग और पृथ्वी कठोर हैं, सभी प्राणियों के साथ कुत्तों जैसा व्यवहार करते हैं। सूर्य अस्त होता है और चंद्रमा क्षीण होता है। स्वर्ग और पृथ्वी में एक अपूर्णता प्रकट होती है। धमाका! तरह तरह की गहन कहावतें उसे चक्कर में डाल देती हैं। इसके बाद उसके दिमाग में एक विशाल महल प्रकट होता है। उस पर 4 शब्द चमकते हैं। स्वर्ग के मार्ग का पुस्तकालय। दरवाज़ा खोलकर वो अंदर जाता है। अनगिनत किताबों की अलमारियां ऊंची और विशाल हैं, जिन पर तरह तरह की किताबें रखी हैं। एक नज़र में अंत नज़र नहीं आता। क्या ये पारलौकिक लोगों के लिए उपहार पैक हो सकता है? एक पुस्तकालय? धिक्कार है, मैं अपने पिछले जन्म में एक पुस्तकालय अध्यक्ष था। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस दुनिया में भी वैसा ही रहूं। देखता हूं वो कौन सी किताबें हैं। बेबस होकर रोहित सिंह किताबों की अलमारी से एक किताब उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है ताकि इस पुस्तकालय का मतलब पता कर सके। हालांकि जब वो हाथ बढ़ाता है तो उसका हाथ किताबों की अलमारी से होकर गुजर जाता है, जिससे वो हवा में ही गिर पड़ता है। क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो? मुझे पुस्तकालय देकर मुझे कोई किताब उठाकर पढ़ने से रोक रहे हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? रोहित सिंह अवाक रह जाता है। रोने की इच्छा उसे घेर लेती है लेकिन आंसू नहीं निकलते। हाँ, मैंने एक को सफलतापूर्वक मना लिया है। ये पुष्टि करने के बाद कि वो उसकी छात्रा है, रोहित सिंह राहत की सांस लेता है और मुस्कुराता है। ये वाकई आसान काम नहीं है। अगर इंटरनेट से सीखे गए कूल बनने के तरीके न होते तो आज उसके लिए सफल होना मुश्किल होता। एक छात्रा के साथ वो निष्कासन के दुर्भाग्य से बच जाएगा। रोहित सिंह को लगता है कि उसके दिल का बोझ उतर रहा है। एक पल में उसकी आत्मा को बहुत सुकून मिलता है। उसके दिमाग में जो जुनून था वो धीरे धीरे गायब हो जाता है। निश्चिंत रहो, अब जब मैं तुम्हारे शरीर में हूं तो मैं तुम्हारी जगह ठीक से रहूंगा।
पिछले रोहित सिंह की मृत्यु इसलिए हुई थी क्योंकि वो छात्रों को भर्ती नहीं कर पाया था, इसलिए उसे इस दुनिया में बहुत पछतावा था। अब जबकि उसके अधीन एक छात्रा है, उसका आखिरी जुनून गायब हो जाता है। इस समय रोहित सिंह को आखिरकार इस शरीर पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने वाला माना जा सकता है। धमाका। इस शरीर पर पूर्ण नियंत्रण पाने के बाद रोहित सिंह कुछ और छात्रों को अपने पास बुलाना चाहता है। हालांकि अचानक उसके सर में कंपन महसूस होता है क्योंकि उसे अपने सर में प्राचीन घंटियों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। स्वर्ग और पृथ्वी कठोर हैं, सभी प्राणियों के साथ कुत्तों जैसा व्यवहार करते हैं। सूर्य अस्त होता है और चंद्रमा क्षीण होता है। स्वर्ग और पृथ्वी में एक अपूर्णता प्रकट होती है। धमाका। तरह तरह की गहन कहावतें उसे चक्कर में डाल देती हैं। इसके बाद उसके दिमाग में एक विशाल महल प्रकट होता है। उस पर 4 शब्द चमकते हैं। स्वर्ग के मार्ग का पुस्तकालय। दरवाज़ा खोलकर वो अंदर जाता है। अनगिनत किताबों की अलमारियां ऊंची और विशाल हैं, जिन पर तरह तरह की किताबें रखी हैं। एक नज़र में अंत नज़र नहीं आता। क्या ये पारलौकिक लोगों के लिए उपहार पैक हो सकता है? एक पुस्तकालय? धिक्कार है, मैं अपने पिछले जन्म में एक पुस्तकालय अध्यक्ष था। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस दुनिया में भी वैसा ही रहूं। देखता हूं वो कौन सी किताबें हैं। बेबस होकर रोहित सिंह किताबों की अलमारी से एक किताब उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है ताकि इस पुस्तकालय का मतलब पता कर सके। हालांकि जब वो हाथ बढ़ाता है तो उसका हाथ किताबों की अलमारी से होकर गुजर जाता है, जिससे वो हवा में ही गिर पड़ता है। क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो? मुझे पुस्तकालय देकर मुझे कोई किताब उठाकर पढ़ने से रोक रहे हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? रोहित सिंह अवाक रह जाता है। रोने की इच्छा उसे घेर लेती है, लेकिन आंसू नहीं निकलते। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद रोहित सिंह को एहसास होता है कि लाइब्रेरी की सारी किताबें पानी में प्रतिबिंबित चांद की तरह हैं। उन्हें अलमारियों से निकालना नामुमकिन है। इस तरह उसकी रुचि खत्म हो जाती है और उसकी चेतना उसके मन से दूर हो जाती है। दोपहर का भोजन करने का समय हो गया है। दोपहर के भोजन के बाद मैं 2 और लोगों को मनाने का कोई तरीका सोचूंगा। खिड़की से बाहर देखने पर दोपहर का समय लगता है। सुबह आए 18 छात्रों में से वो केवल एक को ही अपने साथ शामिल कर पाया। उसकी स्वीकृति दर वास्तव में काफ़ी कम है। दोपहर में वो इस गति से जारी नहीं रख सकता। चाहे कुछ भी हो, वो एक पारलौकिक है। अगर वो प्राचीन काल के लोगों को धोखा नहीं दे सकता, तो वो गर्व से कैसे कह सकता है कि वो सूचना की युग की दुनिया से आया है? पीठ तानते हुए वो व्याख्यान कक्ष से कैंटीन की ओर चल पड़ता है। अपने पिछले जीवन के हाई स्कूलों की तरह बुद्ध अकेडमी की कैंटीन भी काफ़ी बड़ी है। इसका आकार इतना बड़ा है कि इसमें एक साथ 10,000 से ज़्यादा छात्र भोजन कर सकते हैं। एक छात्र को सफलतापूर्वक भर्ती करने के बाद उसका मूड अच्छा हो गया, इसलिए उसने कुछ और साइड डिशेस ऑर्डर की और कोने में बैठकर खाने का आनंद लिया। क्या ये टीचर रोहित नहीं है? जब वो खुशी से खाना खा रहा था तभी एक आवाज़ सुनाई दी। उसने सिर उठाया तो उसने एक युवक को मुस्कुराते हुए देखा। उसके चेहरे पर जरा भी गर्मजोशी नहीं थी, बल्कि एक बनावटी मुस्कान थी। टीचर मनोज? रोहित सिंह उसे पहचान गया। टीचर मनोज का पूरा नाम मनोज कुमार है। वो भी उनके साथ ही अकेडमी में शामिल हुआ था। उसे दूसरों की उपलब्धियों की तुलना करना और उसे अपने अहंकार को बढ़ाने का साधन के रूप में इस्तेमाल करना पसंद है। इस बॉडी का पिछला मालिक अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए उसने शराब पीकर जान दे दी। उस पर इतना दबाव डालने में इस आदमी की निश्चित रूप से बड़ी भूमिका थी। आज नए छात्र अपने शिक्षक चुनने के लिए अकेडमी में रिपोर्ट कर रहे हैं। आपकी भर्ती कैसी चल रही है? आप अभी भी यहाँ खाने के मूड में हैं? इसे देखते हुए ये बुरा नहीं होना चाहिए। देखो, ये वो छात्र हैं जिन्हें मैंने भर्ती किया है, कुल 12। मैं उन्हें उनके रहने के क्वार्टर्स में भेजने से पहले उन्हें खाना खिलाने आया हूँ। शिक्षक मनोज के चेहरे पर श्रेष्ठता का भाव है। वो पीठ की ओर इशारा करते हुए खुलकर शेखी बघाड़ते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि वो यहाँ शेखी बघाड़ने आए हैं। रोहित सिंह और उनके बीच में कोई मनमुटाव नहीं है। हालांकि क्योंकि वे एक ही समय अकादमी में आए थे, इसलिए दोनों के बीच तुलना से बचना मुश्किल है। इसलिए वो अक्सर खुद को श्रेष्ठ दिखाने के लिए उनका इस्तेमाल करते थे। युवाओं का एक समूह उनके पीछे पीछे चल रहा है। उनमें से हर एक के चेहरे पर एक जीवंत भाव है, क्योंकि वो यहाँ की नई चीज़ों के बारे में उत्सुक हैं। सज्जनों, मुझे आप सभी से परिचय कराने की अनुमति दें। ये शिक्षक रोहित हैं, जो हमारी अकेडमी के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। हमारी अकेडमी की स्थापना के बाद से शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक पाने वाले पहले शिक्षक हैं। उन्होंने इतिहास रच दिया। शिक्षक मनोज भीड़ से परिचय कराते हैं। शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक?
मैंने इसके बारे में तब सुना था जब मैं यहाँ आ रहा था। उनके द्वारा पढ़ाया गया एक छात्र उन्माद में आ गया था और लगभग अपंग हो गया था। मैंने भी इसके बारे में सुना है। मेरे आने से पहले कई लोगों ने मुझसे कहा था कि मैं उन्हें अपना शिक्षक न चुनूं, वरना न केवल मैं साधना नहीं कर पाऊंगा बल्कि ये आत्महत्या के समान है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसे होंगे। सोचिए, उनका चेहरा इतना दयालु होगा। कुछ देर इधर-उधर देखने के बाद रोहित सिंह को एहसास होता है कि लाइब्रेरी की सारी किताबें पानी में प्रतिबिंबित चांद की तरह हैं। उन्हें अलमारियों से निकालना नामुमकिन है। इस तरह उसकी रुचि खत्म हो जाती है और उसकी चेतना उसके मन से दूर हो जाती है। दोपहर का भोजन करने का समय हो गया है। दोपहर के भोजन के बाद मैं 2 और लोगों को मनाने का कोई तरीका सोचूंगा। खिड़की से बाहर देखने पर दोपहर का समय लगता है। सुबह आए 18 छात्रों में से वो केवल 1 को ही अपने साथ शामिल कर पाया। उसकी स्वीकृति दर वास्तव में काफ़ी कम है। दोपहर में वो इस गति से जारी नहीं रख सकता। चाहे कुछ भी हो, वो एक पारलौकिक है। अगर वो प्राचीन काल के लोगों को धोखा नहीं दे सकता, तो वो गर्व से कैसे कह सकता है कि वो सूचना के युग की दुनिया से आया है? पीठ तानते हुए वो व्याख्यान कक्ष से कैंटीन की ओर बढ़ चलता है। अपने पिछले जीवन के हाई स्कूलों की तरह बुद्ध अकेडमी की कैंटीन भी काफ़ी बड़ी है। इसका आकार इतना बड़ा है कि इसमें एक साथ 10,000 से ज़्यादा छात्र भोजन कर सकते हैं। एक छात्र को सफलतापूर्वक भर्ती करने के बाद उसका मूड अच्छा हो गया, इसलिए उसने कुछ और साइड डिशेस ऑर्डर की और कोने में बैठकर खाने का आनंद लिया। क्या ये टीचर रोहित नहीं है? जब वो खुशी से खाना खा रहा था तभी एक आवाज़ सुनाई दी। उसने सिर उठाया तो उसने एक युवक को मुस्कुराते हुए देखा। उसके चेहरे पर जरा भी गर्मजोशी नहीं थी, बल्कि एक बनावटी मुस्कान थी। टीचर मनोज? रोहित सिंह उसे पहचान गए। टीचर मनोज का पूरा नाम मनोज कुमार है। वो भी उनके साथ ही अकेडमी में शामिल हुए थे। उसे दूसरों की उपलब्धियों की तुलना करना और उसे अपने अहंकार को बढ़ाने के साधन के रूप में इस्तेमाल करना पसंद है। इस बॉडी के पिछले मालिक अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए उसने शराब पीकर जान दे दी। उस पर इतना दबाव डालने में इस आदमी की निश्चित रूप से बड़ी भूमिका है। आज नए छात्र अपने शिक्षक चुनने के लिए अकेडमी में रिपोर्ट कर रहे हैं। आपकी भर्ती कैसी चल रही है? आप अभी भी यहाँ खाने के मूड में हैं। इसे देखते हुए ये बुरा नहीं होना चाहिए। देखो, ये वे छात्र हैं जिन्हें मैंने भर्ती किया है, कुल 12। मैं उन्हें उनके रहने के क्वार्टर में भेजने से पहले उन्हें खाना खिलाने आया हूँ। शिक्षक मनोज के चेहरे पर श्रेष्ठता का भाव है। वो पीठ की ओर इशारा करते हुए खुलकर शेखी बघारते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, वो यहाँ शेखी बघारने आए हैं। रोहित सिंह और उनके बीच कोई मनमुटाव नहीं है। हालांकि चूंकि वे एक ही समय अकेडमी में आए थे, इसलिए दोनों के बीच तुलना से बचना मुश्किल है। इसलिए वो अक्सर खुद को श्रेष्ठ दिखाने के लिए उनका इस्तेमाल करते थे। युवाओं का एक समूह उनके पीछे पीछे चल रहा है। उनमें से हर एक के चेहरे पर एक जीवंत भाव है, क्योंकि वे यहाँ की नई चीज़ों के बारे में उत्सुक हैं। सज्जनों, मुझे आप सभी से परिचय कराने की अनुमति दीजिए। ये शिक्षक रोहित हैं, जो हमारी अकेडमी के एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। हमारी अकेडमी की स्थापना के बाद से शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक प्राप्त करने वाले वे पहले शिक्षक हैं। उन्होंने इतिहास रच दिया। शिक्षक मनोज भीड़ से परिचय कराते हैं। शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक? मैंने इसके बारे में तब सुना था जब मैं यहाँ आ रहा था। उनके द्वारा पढ़ाया गया एक छात्र उन्माद में आ गया था और लगभग अपंग हो गया था। मैंने भी इसके बारे में सुना था। मेरे आने से पहले कई लोगों ने मुझसे कहा था कि मैं उन्हें अपना शिक्षक ना चुनूं, वरना ना केवल मैं साधना नहीं कर पाऊंगा, बल्कि यह आत्महत्या के समान है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसे होंगे। सोचें, उनका चेहरा इतना दयालु होगा। दूसरी युवा मालकिन, मेरी बात सुनो। हमारे जाने से पहले ही युवा स्वामी ने मुझे तुम्हें शिक्षक रामप्रकाश के पास लाने का काम सौंपा है, लेकिन तुम मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हो। तुमने मुझे झटक भी दिया। इसे नजरअंदाज करके तुमने बाकियों में से उसे ही चुना। वो शिक्षक उतना बुरा नहीं है जितना तुमने कहा। वो एक अच्छा इंसान है। उसने मुझे मार्गदर्शन देने का वादा किया था। उसने कहा था कि अगर मैं ठीक से प्रशिक्षण लूं तो मैं अपने दल में सबसे आगे आ सकती हूं। तुम अब भी इस दल में अव्वल आना चाहती हो। अगर तुम उसके अधीन पढ़ोगी तो तुम्हारी साधना के लिए ये वरदान है कि तुम पागल न हो जाओ। दूसरी युवा मालकिन, क्या तुम जानती हो कि वो कौन है? वो पूरी अकेडमी का सबसे मशहूर निकम्मा शिक्षक है। पिछली शिक्षक योग्यता परीक्षा में उसे 0 अंक मिले थे। मेरे छोटे पूर्वज, जल्दी करो और अपना आवेदन वापस ले लो, वरना युवा गुरु को अगर ये पता चल गया तो वो मुझे मार डालेंगे। बड़े भाई, बूढ़े आदमी को युवा गुरु के बारे में बात करते हुए सुनकर छोटी लड़की डर जाती है।
उसका चेहरा बिगड़ जाता है और वो दुविधा में पड़ जाती है। ये शब्द सुनकर जाते हुए मनोज कुमार की आंखें चमक उठती हैं और वो खाते हुए रोहित सिंह की ओर मुस्कुराते हुए कहते हैं, शिक्षक रोहित, क्या ये युवती वही छात्रा है जिसे आपने अभी भर्ती किया है? लगता है आपके लिए सब ठीक नहीं चल रहा है। लगता है वो आपकी छात्रा के रूप में वापस जाने का इरादा रखती है। शिक्षक छात्र चुन सकते हैं और इसी तरह छात्र भी अपने शिक्षक चुन सकते हैं। अगर किसी छात्र को अपना शिक्षक अपने लिए अनुपयुक्त लगता है तो वो उसे दिया गया टोकन वापस कर सकता है। मनोज कुमार की ऊंची आवाज ने सबका ध्यान खींचा। चर्चा कर रही मालकिन और नौकर की जोड़ी भी वहां देखती है। दूसरी युवा मालकिन, क्या ये वही शिक्षक है जिन्हें आपने अभी स्वीकार किया है? बुजुर्ग की नजर रोहित सिंह पर पड़ती है। हाँ। युवती सिर हिलाती है। बुजुर्ग तुरंत उठकर रोहित सिंह के पास जाता है। शिक्षक रोहित, हमारे परिवार की युवा मालकिन ने आपकी कक्षाओं से हटने का फैसला किया है। बूढ़ा राकेश, उसे बुजुर्ग की हरकतों की इतनी तेज उम्मीद नहीं थी। लड़की का चेहरा लाल हो जाता है और वो जल्दी से वहां पहुंचती है। वो रोहित सिंह को माफी मांगते हुए देखती है और कहती है, शिक्षक, मैं यही वो छात्रा है जिसे रोहित सिंह ने अभी स्वीकार किया है, रिद्धि शर्मा। रिद्धि शर्मा, तुम्हें पता है कि मैं छात्रों को स्वीकार नहीं करता। मैंने तुम्हें इसलिए स्वीकार किया क्योंकि हमारे रास्ते आपस में मिले थे। तुम इतना अच्छा मौका क्यों छोड़ना चाहती हो? क्या तुम्हें पता है कि कितने लोग मेरे छात्र बनना चाहते हैं, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया? बकवास है। उसकी बातें सुनकर आसपास के लोग जो उसकी पृष्ठभूमि से वाकिफ थे, उनकी आंखें धुंधली हो गई और वो लगभग बेहोश हो गए। बड़े भाई, क्या तुम्हें कम से कम शर्म तो आती है? छात्रों को स्वीकार करने से इनकार करने, रास्ते मिलने और कई लोगों का तुम्हारा छात्र बनने की इच्छा रखने का क्या मतलब है? जाहिर है तुम ही हो जो किसी भी छात्र को भर्ती नहीं कर सकते। मैं ये नहीं। उसकी पूछताछ से घबराकर रिद्धि शर्मा तुरंत हाथ हिलाती है, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही किसी ने उसे बीच में ही टोक दिया। हाँ, अपनी दूसरी युवा अध्यापिका की दुविधा देखकर बुजुर्ग अंकल राकेश आगे बढ़ते हैं। शिक्षक रोहित, हमारे परिवार की दूसरी युवा मालकिन ने आपकी कक्षा छोड़ने का फैसला किया है। उन्हें ये बात कहने में मुश्किल हो रही है। मैं वापसी की प्रक्रिया के लिए तुम पर निर्भर रहूंगा। हट जाओ। रोहित सिंह की पलकें झपकती हैं। तुम्हें इस पर ठीक से विचार करना होगा। एक शिक्षक की कक्षा छोड़ने से तुम अपनी बदनामी छोड़ जाओगे। दूसरे शिक्षकों के लिए तुम्हें स्वीकार करना मुश्किल होगा। क्या तुम सिर्फ अपनी जिद की वजह से अपनी युवा अध्यापिका की जिंदगी बर्बाद करोगे? क्या तुम जिम्मेदारी ले सकते हो? ये बूढ़ा राकेश ठिठक जाता है। छात्र अपना आवेदन वापस ले सकते हैं, हालांकि यह शिक्षक का अपमान होगा। इसके अलावा अगर आप इस आवेदन को वापस ले सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप किसी और को भी छोड़ सकते हैं। आमतौर पर खराब ट्रैक रिकॉर्ड वाले इस तरह के छात्र को दूसरे शिक्षक स्वीकार नहीं करेंगे। आखिरकार जिसने शिक्षकों की प्रतिष्ठा का अपमान किया हो, ऐसे छात्र को कोई भी स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा। इसके अलावा छात्र को स्वीकार करने का मतलब होगा शिक्षक के मुंह पर उसका अपमान करना। सभी सहकर्मी हैं, इसलिए किसी छात्र के लिए अपने साथियों को नाराज करना समझदारी नहीं है। अकेडमी में प्रशिक्षण लेते हुए अगर किसी छात्र को शिक्षक नहीं मिल पाता है तो उसे बर्बाद माना जा सकता है। बूढ़ा राकेश कुछ देर पहले तक काफी दृढ़ था, हालांकि उसकी बातें सुनकर वो मुश्किल में पड़ जाता है। आखिरकार वो तो बस एक नौकर है। अगर इस वजह से दूसरी युवा मालकिन का भविष्य आधार में लटक गया तो वो इसके परिणाम भुगतने में असमर्थ है। निश्चिंत रहो, तुम्हारे परिवार की दूसरी जवान मालकिन में कमाल की प्रतिभा है। मैं उसे खूब पढ़ाऊंगा, उसके नंबर जरूर अच्छे आएंगे। बूढ़ा राकेश हिचकिचाते हुए देखता है। क्या मजाक है? वो पके हुए बत्तख को कैसे उड़ जाने दे सकता है? रुको, कौन कहता है कि कोई टीचर उसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करेगा? युवती, अगर तुम यहाँ इस टीचर से दूर हट जाओ तो मैं तुम्हें तुरंत अपनी छात्रा के रूप में स्वीकार कर लूंगा। आखिरकार वो अकेडमी में पढ़ने आए हैं तो उनके लिए स्वाभाविक है कि वो अपने मार्गदर्शन के लिए सबसे अच्छे शिक्षक को चुने, न कि किसी शिक्षक को जिसने शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक प्राप्त किए हों। मनोज कुमार अपनी बाहें फैलाकर आगे बढ़ते हैं। रोहित सिंह के सामने उनका चेहरा ही उतर गया था। अब जब उनके सामने एक मौका आया है तो वो उसे कैसे छोड़ सकते थे? मनोज कुमार, तुम क्या करने वाले हो? करने का इरादा है। इतनी अच्छी बच्ची है, इसका यूं बर्बाद होना अफसोस की बात है। अगर वो आपकी क्लास से हट भी जाए तो मैं उसे तुरंत स्वीकार कर लूंगा। आखिरकार वो अकेडमी में पढ़ने आए हैं तो उनके लिए स्वाभाविक है कि वो अपने मार्गदर्शन के लिए सबसे अच्छे शिक्षक को चुने, न कि किसी शिक्षक को जिसने शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक प्राप्त किए हों। मनोज कुमार हंसते हुए खुश नजर आते हैं। मुझसे खुलेआम छात्रों को छीनना, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसकी शिकायत केंद्रीय शिक्षा ब्यूरो से नहीं करूंगा? ये कोई मामूली झगड़ा नहीं, बल्कि एक छात्र का सार्वजनिक रूप से अपहरण है। हालांकि अकादमी शिक्षकों को अपने छात्रों को स्वतंत्र रूप से चुनने के लिए प्रोत्साहित करती है, लेकिन वे छात्रों को इस तरह से छीनने की अनुमति नहीं देते। ऐसा होते ही न केवल शिक्षकों के बीच के रिश्तों पर असर पड़ेगा, बल्कि स्कूल की संस्कृति पर भी असर पड़ सकता है। छात्रों को छीनना
तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। ज्यादा से ज्यादा चलो उसे सलाह देने के लिए एक निष्पक्ष प्रतियोगिता करते हैं। हम छात्र को खुद चुनने देंगे। क्या तुम इसके लिए सहमत होने की हिम्मत रखते हो? मनोज कुमार कहते हैं। सुझाव देने को लेकर शिक्षकों के बीच एक जीवंत लड़ाई। रोहित सिंह का चेहरा काला पड़ जाता है। हालांकि उसे पिछले रोहित सिंह की यादें विरासत में मिली है, फिर भी वो अभी तक अपने दिमाग में जानकारी को व्यवस्थित नहीं कर पाया है। ज्यादा से ज्यादा वो साधना के विभिन्न क्षेत्रों से ही अर्थ निकाल पाता है। अगर बात साधना की गलतियों की हो तो पहले वाले रोहित सिंह भी इसमें धुआं उड़ा सकते थे, और अब वाले रोहित सिंह तो बिल्कुल नहीं। दूसरों का मार्गदर्शन वो इस शिक्षक मनोज से तो बिल्कुल ही कमतर है। अगर वे सचमुच प्रतिस्पर्धा करते तो वो जरूर हार जाता। क्यों? क्या तुम चुनौती स्वीकार करने से डर रहे हो? नियमों में साफ लिखा है कि शिक्षक एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं ताकि छात्र बेहतर चुनाव कर सके। इसे चोरी नहीं माना जाता। मनोज कुमार हंसते हैं। वो अपनी आस्तीनें उछालते हैं और उनके चेहरे पर एक शांत और विद्वान भाव आ जाता है। छात्रों को किस विषय पर सलाह देते हैं? वो जानते हैं कि अगर उन्होंने आज ठीक से काम नहीं किया तो उनका एकमात्र छात्र जिसे उन्होंने भर्ती किया है वो भाग जाएगा। रोहित सिंह दांत पीसते हैं। एक शिक्षक को अपने छात्रों का मार्गदर्शन करने के लिए कई पहलू होते हैं, जैसे उनकी साधना, मार्शल आर्ट और प्रशिक्षण में गलतियां। जैसे शिक्षक एक दूसरे से अलग होते हैं, वैसे ही उनकी विशेषताएं भी अलग होती हैं। क्यों ना हो, क्योंकि ये सभी नए छात्र हैं जिन्हें हम नहीं जानते, तो क्यों ना हम इन्हें पंचिंग रूटीन करवाएं और फिर उनकी कमियों के आधार पर उन्हें गाइड करें। इसके बाद हम वहीं पर एक परीक्षा लेंगे और जिसका छात्र ज्यादा बेहतर होगा वही जीतेगा। कैसा रहेगा? दूसरे शिक्षकों के सामने मनोज कुमार को उन्हें चुनौती देने का आत्मविश्वास नहीं होगा। हालांकि जिसका प्रदर्शन सबसे नीचे से ऊपर का है, जिसने शिक्षण योग्यता परीक्षा में 0 अंक प्राप्त किए हैं, उसके सामने अभी भी उसे अपनी योग्यता पर भरोसा है। रोहित सिंह हिचकिचाते हैं। ऐसा तो नहीं कि तुम स्वीकार करने की हिम्मत ही नहीं कर रहे। तुम वहां भी इतने गर्व से शेखी बघार रहे थे कि तुमने उन कई छात्रों को मना कर दिया जो तुम्हें अपना शिक्षक बनाना चाहते थे। अगर तुम में सच्ची योग्यता है तो चलो मुकाबला करते हैं। उस युवती के भविष्य में बाधा मत डालो। मनोज कुमार उसे मजबूर करते हैं। वह ठीक है। रोहित सिंह सिर हिलाते हैं। वैसे भी किसी के साथ सबसे बुरी चीज जो हो सकती है वो है मृत्यु। अब सबसे बुरी चीज जो हो सकती है वो है उसका नुकसान। अगर वो अभी द्वंद्व युद्ध स्वीकार नहीं करता तो जिस छात्र को उसने अभी स्वीकार किया है वो निश्चित रूप से पीछे हट जाएगा। इस समय उसके पास पीछे हटने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर बाद में उसे लगता है कि वो इसमें सफल नहीं हो पाएगा तो वो तुरंत कुछ भी बना सकता है। खैर, उसकी चमड़ी मोटी है तो क्या हुआ अगर शर्मिंदगी हो। शिक्षक मनोज और शिक्षक रोहित प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। नीचे वाले इन दोनों शिक्षकों में से कौन जीतेगा? वही एक शिक्षक जिसने शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक प्राप्त किए, वो फिर भी दूसरों से प्रतिस्पर्धा करना चाहता है। क्या तुम सच में ऐसा कर रहे हो? क्या वो बस शर्मिंदगी नहीं चाहता? चुनौती स्वीकार करते ही खाना खा रहे कई छात्र वहां जमा हो गए। आज नए छात्रों के पंजीकरण का दिन है। बहुत से लोग इस शिक्षक के बारे में सुन चुके हैं जिसने शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक प्राप्त किए हैं। हालांकि वे अभी तक उनसे व्यक्तिगत रूप से नहीं मिले हैं। उनमें से अधिकांश उत्सुक हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। नियमों के अनुसार आप मेरे छात्र का मार्गदर्शन करेंगे और मैं आपके छात्र का। लोगों को इकट्ठा होते देख मनोज कुमार का प्रदर्शन करने का उत्साह और भी बढ़ गया। वो हाथ फैलाकर मुस्कुराता है। निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों के बीच प्रतियोगिता उन्हें अपने छात्रों को सुझाव देने की अनुमति नहीं देती ताकि नकल का संदेह न हो। आमतौर पर वे मार्गदर्शन के लिए छात्रों की अदला बदली करते थे। युवती, आओ और अपना मुक्केबाजी का करतब दिखाओ। पत्थर के खंभे पर अपनी पूरी ताकत लगाओ। प्रतियोगिता की विषय वस्तु और विधि की पुष्टि करने के बाद मनोज कुमार एक अलौकिक संत का रूप धारण करते हैं और चकित युवती की ओर देखते हैं। मैं रोहित सिंह की ओर देखते हुए रिद्धि शर्मा बुरी तरह शर्मा जाती है। ये पुष्टि करने के बाद कि वो नाराज नहीं है, वो आगे बढ़ जाती है। अपने हाथ अलग करके एक सुकून भरी आभा उसके पूरे शरीर पर छा जाती है। हू हू मुक्के से उत्पन्न शॉकवेव हवा को सीटी बजाने पर मजबूर कर देती है। उसका मुक्का जोरदार है। अगर कोई इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं देखता तो उसे यकीन करना मुश्किल होगा कि ये चकित युवती का मुक्केबाजी का करतब था। उसका रुख स्थिर और जोरदार है। बस देखने से ही लगता है कि उसने एक मजबूत नींव तैयार कर ली है। बहुत जल्दी मुक्केबाजी का खेल खत्म हो जाता है।
मुक्केबाजी का खेल देखकर रोहित सिंह निराश हो जाता है। अपने अनुभव और पिछली जिंदगी की यादों के बावजूद उसे इसमें कोई खामी नजर नहीं आती। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक मिले। उसकी नज़र ऐसी चीज़ों को समझने की बहुत कमज़ोर है। अरे, अपनी पूरी ताकत लगाओ और पत्थर के खंभे पर वार करो। ये देखकर कि वो वाकई एक अच्छी कली है, मनोज कुमार संतोष से सिर हिलाते हैं और कहते हैं, उनसे ज्यादा दूर नहीं एक पत्थर का खंभा खड़ा है। इसका इस्तेमाल छात्रों की ताकत नापने के लिए किया जा सकता है, ताकि छात्रों को अपनी ताकत का बेहतर अंदाजा हो सके। रिद्धि शर्मा शर्माते हुए आगे बढ़ती है। उसने पहले मुक्के मारने से जो ताकत हासिल की थी, उसे वह उल्का पिंडों में बदल देती है और एक जोरदार मुक्का मारती है। पैंग! पत्थर का खंभा लड़खड़ा जाता है और उस पर अंक दिखाई देते हैं। 53। 53 किलो। तुम्हारे मुक्के की ताकत बुरी नहीं है। मनोज कुमार सहमति में सर हिलाते हैं। एक नए छात्र के लिए जिसने अभी तक अकेडमी में प्रवेश नहीं लिया है और शिक्षकों से मार्गदर्शन नहीं लिया है, और वह एक महिला भी है, उसके मुक्के के पीछे इतना जोर होना पहले से ही अविश्वसनीय है। पहले मैंने देखा है कि तुम्हारे मुक्के बहुत जोरदार और जोरदार है। हालांकि तुम्हारे मुक्कों में एक कमी ये है कि तुम्हारे मुक्कों का रूट थोड़ा छोटा है। अगर तुम अपने निचले अंक की घूमने की गति बढ़ा सको तो उसकी ताकत काफी बढ़ जाएगी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारे पैर घायल हो जाने चाहिए। मनोज कुमार कहते हैं। एक शिक्षक से जैसी उम्मीद की जाती है, उसकी समझ वाकई रोहित जियान से कहीं बेहतर है। एक नज़र में ही वह समझ जाता है कि रिद्धि शर्मा के मुक्के मारने का असली मकसद उसके निचले अंग है, और यहीं से वह अंदाजा लगाता है कि उसे चोट लगी होगी। हाँ, रिद्धि शर्मा सर हिलाती है। अपनी चोट की वजह से तुम अपने निचले अंगों पर दबाव डालने में थोड़ी हिचकिचा रही हो। चलो मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ। चिंता मत करो, इससे तुम्हारे पैरों की चोट और नहीं बढ़ेगी। इसके बाद मनोज कुमार एक और नया तरीका बताते हैं और उसे विस्तार से समझाते हैं। चलिए मैं इसे आजमाता हूँ। अपनी उम्र में इतनी ताकत रखने के लिए रिद्धि शर्मा की समझने की क्षमता कमजोर नहीं है। उसे अवधारणाओं को पूरी तरह समझने में ज्यादा समय नहीं लगा। फिर वह फिर से पत्थर के खंभे के सामने आती है और अपनी मुट्ठी भींच लेती है। उसके पूरे शरीर में ताकत का एक उछाल भर जाता है और वह एक शक्तिशाली अजगर जैसी महसूस करती है। पैंग! पत्थर का खंभा 63 किलो। कुछ आसान निर्देशों के बाद उसके मुक्के का वजन 10 किलो बढ़ जाता है। उसकी ताकत में 10 किलो की बढ़ोतरी, यानी 20% की बढ़ोतरी। मेरा मार्गदर्शन खत्म हो गया है, अब तुम्हारा समय है। अपना परिणाम देखकर मनोज कुमार हल्के से मुस्कुराते हैं और इसके पीछे की खुशी साफ दिखाई देती है। किसी छात्र की ताकत में सिर्फ एक ही मार्गदर्शन सत्र से 20% की वृद्धि होना बिल्कुल भी बुरा परिणाम नहीं है। शिक्षक रोहित। इसके बाद एक छात्र मनोज कुमार के पीछे से बाहर आता है और अपने मुक्के मारने के अभ्यास के लिए तैयार होता है। जरा रुको। रोहित सिंह हाथ उठाते हैं। क्यों? टीचर रोहित अपनी बात से पलटना चाहते हैं। मनोज कुमार हंसते हैं। मेरी बात से पलटना? क्या मजाक है? क्या आपको लगता है कि मैं अपनी किसी बात पर पछताऊंगा? रोहित सिंह जोरदार लहजे में बोलते हैं, लेकिन उसी पल उनका दिल घबरा जाता है। एक पारलौकिक होने के नाते उन्हें कैसे पता होगा कि किसी छात्र का मार्गदर्शन कैसे किया जाए। हालांकि अगर उन्हें रोमांटिक फिल्में डाउनलोड करने और देखने के क्षेत्र में मार्गदर्शन चाहिए तो वो उसमें माहिर हैं। मुझे तो बस यही लगता है कि भीड़ उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थी। रोहित सिंह शर्मिंदगी सहते हुए किसी न किसी बहाने से बच निकलने की कोशिश कर रहे थे। वो आपका छात्र है और आपकी बात मानता है। अगर मेरे मार्गदर्शन के बाद भी वो जानबूझकर अपनी पूरी ताकत लगाने से इनकार कर दे तो क्या मैं तुरंत हार नहीं चाहूंगा? मैं अपनी पूरी ताकत जरूर लगाऊंगा। कम से कम मेरी थोड़ी बहुत विश्वसनीयता तो बची है। रोहित सिंह को उन पर शक करते हुए वो दांत पीसते हैं। ठीक है, मुझे इस छात्रा की विश्वसनीयता पर पूरा भरोसा है। हालांकि हमारा द्वंद्व निष्पक्ष नहीं है। अब जबकि इस छात्रा ने ये शब्द कह दिए हैं, रोहित सिंह जानता है कि अगर वो जबरदस्ती अपनी बात मनवाएगा तो उसका मजाक ही उड़ाया जाएगा। इसीलिए वो अपनी चमड़ी और मोटी कर सकता है और कोई और रास्ता निकाल सकता है। अनुचित क्या है? मनोज कुमार कहते हैं। रिद्धि शर्मा मेरी छात्रा है। अगर मैं जीत गया तो वो अब भी मेरी छात्रा है। मुझे क्या मिलेगा? और अगर मैं हार गया तो वो आपकी छात्रा बन जाएगी। इसे निष्पक्ष कैसे कहा जा सकता है? ये तो जिंदगी के जुए जैसा है। अगर मैं जीत गया तो आप मुझे छोड़ देंगे और अगर मैं हार गया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। क्या आपको लगता है कि ये निष्पक्ष है? रोहित सिंह कहते हैं। कैंग! मनोज कुमार असमंजस में है। अब जबकि वो इसे इस तरह कहता है तो ये एक अनुचित चुनौती है। ये दांव बिल्कुल धोखाधड़ी जैसा है। हालांकि मनोज कुमार को किसी भी तरह की हार
हार का डर नहीं है, लेकिन जब दूसरा पक्ष हार जाता है तो उसे अपना शिष्य उसे सौंपना होगा। अगर मैं हार गया तो यहाँ मौजूद सुमेर राठौर तुम्हारा शिष्य बन जाएगा। एक पल सोचने के बाद मनोज कुमार हाथ के इशारे से घोषणा करता है। सुमेर राठौर वो नया छात्र है जो रोहित सिंह से मार्गदर्शन लेने के लिए आया था। गुरुजी, उसे उम्मीद नहीं थी कि शिक्षक मनोज ऐसा फैसला लेंगे। सुमेर राठौर स्तब्ध रह जाता है और उसके चेहरे पर चिंता के भाव दिखाई देते हैं। शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक पाने वाले शिक्षक को स्वीकार करने के लिए वो मरना पसंद करेगा। चिंता मत करो, शिक्षक नहीं हारेंगे। मनोज कुमार उसे आत्मविश्वास से देखता है। हाँ, शिक्षक मनोज पर पूरा भरोसा दिखाते हुए सुमेर राठौर वहां जाता है और हु रोहित सिंह देख रहे हो या नहीं, इसकी परवाह किए बिना वो अपना पंचिंग रूटीन शुरू कर देता है। शुरू में तो वो इस युवक को हार मानने के लिए कुछ और कहना चाहता था, लेकिन ये देखकर कि वो तुरंत अपनी मुक्केबाजी शुरू कर देता है, उसे बोलने का मौका भी नहीं देता, रोहित सिंह थोड़ा निराश महसूस करते हैं। सच कहूं तो वो इस छात्र की मुक्केबाजी की शैली को पहचानता ही नहीं है, तो फिर उसमें कोई कमी कैसे निकाल सकता है। कहने की जरूरत नहीं कि उसे राह दिखाने के लिए। दोष, इस मुक्का मारने की कला में क्या दोष है? उसके सिर से पसीने की बूंदें बहने लगती हैं और चिंता उसे घेर लेती है। अगर उसे कोई दोष नहीं मिलता जो उसे रास्ता दिखा सके तो खुद को शर्मिंदा करना तो दूर की बात है, लेकिन जिस छात्र को भर्ती करने में उसने इतनी मेहनत की थी वो चला जाएगा और उसे अकादमी से निकाल दिया जाएगा। भड़ाम। जैसे ही वो चिंता से अभिभूत हुआ, उसके मन में स्वर्ग के मार्ग का पुस्तकालय कांप उठा और बिजली की गहरी गड़गड़ाहट गूंज उठी। किताबों की अलमारियों के ऊपर 4 शब्द प्रकट हुए। स्वर्ग का मार्ग अपूर्ण है। ये 4 शब्द एक प्रभावशाली अनुभूति पैदा करते हैं, मानो पहाड़ हों। ये अपने साथ असीम प्रतिष्ठा और शक्ति लेकर आता है। जैसे ही ये 4 शब्द बनते हैं, किताबों की अलमारी पर एक किताब प्रकट होती है और अमूर्त किताबें उसके सामने गिर जाती हैं। ये क्या है? रोहित सिंह का दिल एक पल के लिए रुक जाता है। वो अपने हाथों में किताब देखने के लिए अपना सिर नीचे करता है। उसे कवर पर सिर्फ 2 शब्द दिखाई दिए, सुमेर राठौर। लापरवाही से पहले पन्ने पर पलटते हुए उसे शब्दों का घना जमावड़ा दिखाई दिया। सुमेर राठौर ग्रेटर कैलाश नगरी के राठौर परिवार से हैं। बुद्ध अकादमी के छात्र, योद्धा प्रथम शरीर शोधन क्षेत्र, साधना तकनीक कमल एक्यूपॉइंट ब्रेक थ्रू माइट, युद्ध तकनीक उड़ते हुए फूलों की मुट्ठियां नौसिखिया, ड्रैगन इंच मुट्ठियां विशेषज्ञ। कमियां 12 पहलू। नंबर 1, वो अपने छल कपट के लिए बहुत ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करता है। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 12। हालांकि उसका बायां हाथ ज्यादा मजबूत है, लेकिन उसका मुक्का मारने का तरीका दाएं हाथ वालों के लिए ज्यादा उपयुक्त है। इस तरह वो अपनी पूरी ताकत नहीं लगा पाता। ये उसके ऊपर लिखे घने शब्दों को देखकर रोहित सिंह को ऐसा लगता है जैसे वो पागल हो रहा है। क्या ये सच है? जैसे ही वो सुमेर राठौर की कमियों के बारे में सोच रहा था, स्वर्ग के मार्ग का पुस्तकालय उसकी कमजोरियों पर एक किताब संकलित कर देता है। अगर उस पर लिखी बातें सच हैं, तो एक पारलौकिक के रूप में उसे जो उपहार मिला है वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। तुम्हें पता होना चाहिए कि हर किसी की अपनी कमियां होती हैं। हर मार्शल आर्ट और हर चाल की अपनी कमियां होती हैं। इस दुनिया में पूर्णता का कोई अस्तित्व नहीं है। किसी व्यक्ति की कमियों को समझकर उसे एक किताब में संकलित करने की क्षमता के लिए ये पुस्तकालय स्वर्ग को तोड़ने के कगार पर है। पेंग। जैसे ही रोहित सिंह अपने मन में पुस्तकालय में आए परिवर्तनों से हैरान है, सुमेर राठौर अपना पंचिंग रूटीन पूरा कर चुका होता है। एक जोरदार झटके के बाद पत्थर के खंभे पर संख्याएं दिखाई देती हैं। 62। इस पंच का वजन 62 किलो है। शिक्षक रोहित, सुमेर राठौर ने अपना प्रदर्शन पहले ही कर लिया है। क्या आप उसे कुछ मार्गदर्शन दे सकते हैं? मनोज कुमार मुस्कुराता है। इन शब्दों को सुनकर बगल में खड़े लोग रोहित सिंह की ओर देखते हैं। वो देखना चाहते हैं कि शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक प्राप्त करने वाला एकमात्र शिक्षक अपने छात्र का मार्गदर्शन कैसे करेगा। स्वर्ग के पथ के पुस्तकालय से अभी आए कंपन ने उसका ध्यान उसके मन में केंद्रित कर दिया है और वो अभी भी अवाक है और ये भी नहीं पता कि दूसरे व्यक्ति का पंचिंग रूटीन क्या है, तो वो उसे मार्गदर्शन कैसे दे सकता है। शिक्षक रोहित, कृपया मेरी कमियां सुधारें। सुमेर राठौर आगे बढ़ता है और पूरी तरह से झुक जाता है। एक तरफ रिद्धि शर्मा अपनी आंखें झपकाती है। वो देखना चाहती है कि ये विशेषज्ञ जिससे वो अभी मिली है उसका मार्गदर्शन कैसे करेगा। कैंग। सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। अगर वो जल्दी नहीं बोला तो उसे बस शर्मिंदा ही झेलनी पड़ेगी। रोहित सिंह जैसे ही बकवास करने वाला है, उसे अचानक सुमेर राठौर की कमियां याद आ जाती हैं जो लाइब्रेरी वाली किताब में दर्ज थीं।
उसे नहीं पता कि उसमें जो लिखा है वो सच है या नहीं। हालांकि हालात को देखते हुए उसके लिए तुरंत कुछ भी घड़ना शायद नामुमकिन है, इसलिए उसने हिम्मत जुटाकर बस इतना ही कह सका, तुम्हारी पंचिंग रूटीन में बहुत सारी कमियां हैं, कुल मिलाकर 12। हाँ, उसने कहा कि उसमें बहुत सारी कमियां हैं। 12? मैंने गलत तो नहीं सुना? ये अब तक का सबसे मज़ेदार चुटकुला है जो मैंने सुना है। ये उड़ता हुआ फूल मुक्का भले जी बहुत एडवांस ना हो, लेकिन ये पूरे राज्य में सबसे आम कौशलों में से एक है और इसे बेसिक मुक्के के नाम से जाना जाता है। हज़ारों सालों के सरलीकरण और परिष्करण के बाद भले ही इसे पूर्ण नहीं माना जा सकता, वो असल में कहता है कि इसमें 12 कमियां हैं। झूठ का पुलिंदा। शायद उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने मनगढ़ंत बातें गढ़ने का फैसला किया। शुरू में तो आसपास की भीड़ अभी भी सोच रही थी कि वो क्या कहेगा। जैसे ही उसने मुंह खोला, सभी ठहाके मारकर हंस पड़े। उड़ता हुआ फूल मुक्का कल्कि साम्राज्य की सबसे बुनियादी मुक्केबाजियों में से एक है। ये ताइजू चैंक्वान जैसा है। अगर कोई मार्शल आर्ट अभ्यास कर रहा है तो उसे पहले इसे सीखना होगा। अनगिनत विशेषज्ञों द्वारा हजारों सालों के शोधन के बाद भले ही इसमें ज्यादा दम नहीं है, लेकिन ये अपनी कमियों से मुक्त होने के लिए प्रसिद्ध है। और तो और कुछ लोग इसे निर्दोष मुक्के भी कहते हैं। ऐसे मुक्केबाजी के लिए वो आदमी असल में दावा करता है कि इसमें 12 कमियां हैं। ये कैसा मजाक है। इस तथ्य को नज़रअंदाज करते हुए कि उसने अपनी शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक प्राप्त किए हैं, अगर प्रिंसिपल भी आ जाएं तो वो भी शायद इतनी सारी कमियां नहीं बता पाएगा। ओह, टीचर रोहित वाकई बहुत प्रतिभाशाली है जो उड़ते हुए फूलों वाली मुट्ठियों में 12 कमियां ढूंढ सकते हैं। हमें भी कुछ बताइए। जाहिर है मनोज कुमार को उम्मीद नहीं थी कि रोहित सिंह इतनी शेखी बघारेंगे और मुंह खोलते ही ऐसे शब्द बोलेंगे। उत्तेजित होकर उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने जानबूझकर रोहित सिंह को एक कोने में धकेलने के लिए यह शब्द कहे। भीड़ की बातें सुनने के बावजूद रोहित सिंह भावशून्य हैं। हालांकि उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सुमेर राठौर वाला ऐसा मुक्का मारेगा जिसके बारे में सबको पता है। उनके पिछले स्व को तो पता ही होगा। हालांकि चूंकि वो अभी अभी परलोक से धारे हैं, इसलिए दूसरे व्यक्ति की स्मृति अभी पूरी तरह से उनके साथ नहीं मिली है। हालांकि भले ही वो अपने पिछले जन्म में एक लाइब्रेरियन रहे हों, फिर भी वो एक परलोक से धारे हुए व्यक्ति हैं जिनके ज्ञान का दायरा बिल्कुल अलग है। और हाँ, उनकी चमड़ी मोटी है। आंखें घुमाने के बाद वो कहते हैं, अरे तुम्हें विश्वास नहीं होता? ऐसा नहीं है कि मैं उसे गाइड नहीं करना चाहता, बल्कि तुम सबको मुझ पर भरोसा नहीं है। चूंकि तुम वैसा नहीं करना चाहते जैसा मैंने तुम्हें करने को कहा था, तो तुम सब मुझे इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। रिद्धि शर्मा, चलो, इस तरह का जुआ बेकार है। रुको, हमें तुम पर भरोसा है, हमें कुछ बताओ। ये देखकर कि वो जाने ही वाला है, मनोज कुमार उसे तुरंत रोक लेता है। वो समझ जाता है कि सामने वाला जानबूझकर बढ़ा चढ़ाकर बातें कर रहा है ताकि दूसरे लोग उस पर भरोसा न करें और वो इस मौके का फायदा उठाकर चुपके से निकल जाए। हालांकि उसे सबक सिखाने के इस मौके का फायदा उठाना उसके लिए आसान नहीं था, तो वो इस समय हार कैसे मान सकता है। ये देखकर कि वो चुपके से नहीं निकल पा रहा है, रोहित सिंह पुस्तकालय में संकलित किताब को एक बार फिर से निकाल सकता है। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी, क्योंकि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, वो किताब में दर्ज खामियों को घूरता है और उन 12 खामियों को एक बार फिर से देखता है। फिर उसकी नज़र आखिरी वाली पर पड़ती है। वो दांत पीसता है और बोलता है, तुमने अभी जो मुक्का मारा है वो दाहिने हाथ का है। मैं तुम्हें एक सुझाव देता हूँ, पत्थर के खंबे पर अपने बाएं हाथ से वार करके देखो। चूंकि ये एक परलोक सिधारे हुए व्यक्ति को दिया गया एक विशेषाधिकार है, इसलिए हो सकता है कि ये सही हो। इसके अलावा भले उस पर दी गई जानकारी सही ना भी हो, फिर भी उसे इस समय वहां से निकलने का इससे बेहतर कोई कारण नहीं सूझ रहा। बाएं हाथ वाला तरीका इस्तेमाल करके देखो, इसे मार्गदर्शन भी माना जा सकता है। ये कैसा मजाक है? बाएं हाथ आमतौर पर कमजोर होता है। अगर वो बाएं हाथ से मुक्का मारे तो क्या वो पूरा मुक्का बिगाड़ नहीं देगा? पहले तो भीड़ स्तब्ध रह जाती है, फिर हंगामा शुरू हो जाता है। सभी रोहित सिंह को घृणा भरी नजरों से देखते हैं। सभी जानते हैं कि बाएं हाथ दाहिने हाथ से कमजोर होता है। सुमेर राठौर ने अभी जो मुक्का मारा है उसके झटके को देखते हुए जाहिर है कि वो बाएं हाथ का नहीं है। फिर भी अब उसे बाएं हाथ से मुक्का मारने के लिए कहना, ये कैसा मजाक है? सुमेर राठौर, शिक्षक रोहित की विधि इस्तेमाल करते ताकि वो इसे छोड़ दे। जाहिर है कि मनोज कुमार को रोहित सिंह से ऐसा कहने की उम्मीद नहीं थी। वो इतना उत्साहित है कि खुशी से उछल कूदने को तैयार है। फिर भी वो सुमेर राठौर को आदेश देता है। हालांकि उसने उसे अभी अभी शिष्य के रूप में स्वीकार किया है, वो इस बात पर यकीन करता है कि सुमेर राठौर अपने दाहिने हाथ से ज़्यादा कुशल है और वो बाएं हाथ का नहीं है। अगर वो सचमुच ऐसा करता तो शायद उसके पीछे का बल 30 किलो भी न छू पाता। एक शिष्य के लिए मार्गदर्शन से पहले 62 किलो और मार्गदर्शन के बाद 30 किलो से पहले 62 किलो तक पहुंचना, इससे रोहित सिंह की प्रतिष्ठा निश्चित रूप से धूमिल होगी। देखते हैं कि वो अब भी इतना आत्मसंतुष्ट रह पाता है या नहीं। हाँ,
सुमीर राठौर ठंडी हंसी हंसता है और फिर से मुक्का मारने का अभ्यास करता है। उसे इस बात का पूरा एहसास है कि वो बाएं हाथ का नहीं है। उसे बाएं हाथ से मुक्का मारने के लिए मजबूर करना बकवास है। उड़ती हुई फूल मुट्ठी वो बुनियादी मुट्ठी है जिसका वो बचपन से अभ्यास करता आ रहा है। हालांकि उसे बाएं और दाएं हाथ के उलट पुलट की आदत नहीं है, फिर भी वो जल्द ही इससे उभर गया। हालांकि मुट्ठी से निकलने वाली झटके की लहर एक तेज तूफान पैदा करती है, चाहे वो उसकी ताकत हो या कुशलता, ये पहले वाले से भी बदतर लगती है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक पारलौकिक के रूप में मेरा विशेषाधिकार एक दिखावा है? रोहित सिंह बहुत घबराया हुआ है। जब दूसरे लोग पारलौकिक होते हैं तो उनके विशेषाधिकार में एक बूढ़ा दादा शामिल होता है जो उन्हें यूं ही ज्ञान दे सकता है। जब तक वे उनके निर्देशों का निष्ठापूर्वक पालन करते रहेंगे तब तक कोई समस्या नहीं होगी। फिर भी उसे बस एक पुस्तकालय चाहिए जिसमें तरह तरह की गंदी बातें लिखी हों। अगर किताब में लिखी बातें झूठी हैं तो उसे स्कूल से ज़रूर निकाल दिया जाएगा। वो जल्दी से अपना काम पूरा कर लेता है। सुमेर राठौर पत्थर के कंभे के पास जाता है और अपनी बाईं मुट्ठी उठाकर उसे तोड़ देता है। वैंग अंकों की एक श्रृंखला दिखाई देती है। 1 हा, सोचो तो ये दहाई में होगा। जब उस पर अंक 1 दिखाई देता है तो मनोज कुमार हंस पड़ते हैं और उनके चेहरे पर एक उत्साहपूर्ण भाव आ जाता है। हालांकि उनके शब्द पूरे होने से पहले ही वे उनके गले में अटक गए। उनकी आंखें जमीन पर गिरने ही वाली थीं। 123 किलो? जो भीड़ उसका मजाक उड़ाने की सोच रही थी वो डर कर बेकाबू होकर कांपने लगती है। पहले सुमेर राठौर के वार से 62 किलो वजन हुआ था और अब ये बढ़कर 123 किलो हो गया है, यानी लगभग 1 गुना, यानी लगभग 100% की वृद्धि। क्या ये सच है? यहाँ तक कि वो शिक्षक जिसने अपने पहले मार्गदर्शन के दौरान पूरे परिसर में शिक्षक योग्यता परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, अपने छात्र के परिणाम में 1 गुना भी वृद्धि नहीं कर सकता। मैं क्या ये मेरी तरफ से है? यहाँ तक कि वो व्यक्ति सुमेर राठौर भी स्तब्ध रह जाता है। वो अविश्वास से उस शिला स्तंभ को मूर्खतापूर्ण तरीके से देखता है। वो जानता है कि वो बाएं हाथ का नहीं है, हालांकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके बाएं हाथ में इतनी शक्ति होगी। ये उसके दाएं हाथ की तुलना में 1 गुना ही है। भीड़ आश्चर्यचकित है। रोहित सिंह अपने शरीर में उमड़ रही खुशी से लगभग उछल पड़ता है। ये सच है। इस क्षण वो अंततः पुष्टि कर सकता है कि पुस्तकालय द्वारा संकलित त्रुटियां सच हैं। किसी व्यक्ति के कौशल और उसकी कमजोरियों को समझ पाना, एक पारलौकिक व्यक्ति होने का ये सौभाग्य सचमुच आसमान छूने वाला है। तो कैसा रहा? आपके मार्गदर्शन से 20% सुधार हुआ है, जबकि मेरे मार्गदर्शन से 100% सुधार हुआ है। शिक्षक मनोज, आप और क्या कहना चाहते हैं? रोहित सिंह हंसते हैं। मनोज कुमार का चेहरा पीला पड़ जाता है क्योंकि उनके चेहरे पर जलन महसूस होती है। शुरुआत में उन्होंने ये प्रतियोगिता इसलिए प्रस्तावित की थी ताकि दूसरे पक्ष को खुद को मूर्ख बनाते हुए देख सकें। अंत में जो मूर्ख बना वो खुद ही थे। अपनी गोद से एक जेट टोकन निकालते हुए उन्होंने अपनी उंगली पर काटा और उस पर ताज़ा खून की एक बूंद गिर गई। सुमेर राठौर, मैं तुम्हारा अपना छात्र होने का दर्जा रद्द कर रहा हूँ। अब तुम शिक्षक रोहित को अपना शिक्षक मान सकते हो। इतना कहकर वो रोहित सिंह की तरफ देखते हुए कहता है, ज्यादा घमंड मत करो, इस बार तो तुम किस्मत वाले थे। अगली बार जब हम मुकाबला करेंगे तो मैं तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा। फिर वो जाने के लिए मुड़ता है। इस बार ना सिर्फ उसकी इज्जत को धक्का लगा बल्कि उसने एक छात्र खो दिया और उसके मुंह पर जोरदार तमाचा भी पड़ा। दूसरे शिक्षकों से हारना एक बात है, लेकिन असली समस्या ये है कि यही वो बंदा है जिसने शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक हासिल किए थे। पूरी अकेडमी का सबसे घटिया शिक्षक। मनोज कुमार को जाते देख सुमेर राठौर का चेहरा काला पड़ जाता है। हालांकि रोहित सिंह के मार्गदर्शन में उसे अच्छा परिणाम मिला, लेकिन मनोज कुमार की तरह उसे भी लगता है कि ये सिर्फ किस्मत का कमाल था। उसे यकीन नहीं था कि उसमें इस तरह के हुनर होंगे। ठीक है, अब तो मेरे छात्र हो, जल्दी करो और अपनी पहचान पत्र निकालो। रोहित सिंह को इस बात की परवाह नहीं कि वो क्या सोच रहा है। एक शर्त में जीत ने उसे एक नया शिष्य दे दिया है, इसलिए वो अभी भी जश्न मनाने में व्यस्त है। वो लापरवाही से एक जेट टोकन उछाल देता है। हालांकि सुमेर राठौर उसका शिष्य बनने को तैयार नहीं है, लेकिन वो जानता है कि उसे शर्त के नतीजों के आगे झुकना ही पड़ेगा। अगर वो इस रोहित सिंह को अपना गुरु नहीं मानता तो बाकी शिक्षक उसे जरूर अस्वीकार कर देंगे। इसलिए सत्यापन पूरा करने के लिए वो बस इस जेट टोकन पर अपना खून टपका सकता था। कल यहाँ पाठ के लिए मिलते हैं। सुमेर राठौर से बात खत्म करने के बाद रोहित सिंह कुछ ज्यादा नहीं कहता। वो रिति शर्मा की तरफ देखता है और कैंटीन से बाहर निकलने से पहले धीमे शब्दों में ये शब्द कहता है। अपने व्याख्यान कक्ष में वापस लौटकर रोहित सिंह बिना किसी हिचकिचाहट के अपने मन में स्वर्ग पथ के पुस्तकालय को बारीकी से निरीक्षण करता है। कुछ देर जांच करने के बाद उसे आखिरकार इसके बारे में कुछ बातें समझ में आती हैं। जब तक कोई व्यक्ति उसके सामने अपने कौशल या मार्शल आर्ट्स का प्रदर्शन करता है, वो तुरंत उसकी खामियों की एक किताब बन जाती है।
हा हा हा, इस बार तो मैं सचमुच मालामाल हो गया। इस चीज़ के हाथ में होने से मैं एक ही बार में सारी खामियां पहचान लूंगा। मुझे यकीन नहीं है कि अगली शिक्षा योग्यता परीक्षा में मुझे अब भी 0 अंक मिलेंगे। उसके दिल में एक उन्मादी खुशी दौड़ जाती है। एक पारलौकिक व्यक्ति के रूप में रोहित सिंह को आखिरकार भविष्य के लिए कुछ उत्साह महसूस होता है। सुना है, शिक्षक मनोज कुमार ने अभी अभी अकेडमी के सबसे निचले पायदान के शिक्षक रोहित सिंह के साथ प्रतिस्पर्धा की थी। उन्होंने प्रतिस्पर्धा की, तो क्या रोहित सिंह शिक्षक निश्चित रूप से हारेंगे नहीं? अप्रत्याशित रूप से ऐसा नहीं हुआ। रोहित सिंह शिक्षक जीत गए। उन्होंने यूं ही एक छात्र का मार्गदर्शन किया और उसकी शक्ति 1 गुना बढ़ा दी। 1 गुना वृद्धि अपने पहले मार्गदर्शन में। रामप्रकाश शिक्षक भी ऐसा नहीं कर सकते। क्या आप सचमुच ऐसा कर रहे हैं? बहुत से लोगों ने इसे स्वयं देखा है, तो ये वास्तविक कैसे नहीं हो सकता? कैंटीन में प्रतियोगिता देखने वाले लोग उत्साह से इस पर चर्चा कर रहे हैं। पहले मार्गदर्शन में छात्र की शक्ति 1 गुना बढ़ जाए। जोया मलिक हंसी से कहती हैं, ये निश्चित रूप से भाग्य की बात है। आदर्श नगर कल्कि साम्राज्य का 3रा सबसे बड़ा शहर है और जोया मलिक इसके नगर स्वामी की पुत्री हैं। बचपन से ही उन्हें उच्च श्रेणी की शिक्षा दी गई है और बुद्धि अकेडमी में आने का उनका उद्देश्य रामप्रकाश की शिष्या के रूप में स्वीकार किया जाना है। हालांकि उसे ये उम्मीद नहीं थी कि रामप्रकाश रोहित सिंह से कमतर होगा, उससे पहले ही उसे पता चल जाएगा। स्वाभाविक रूप से वह ऐसी अफवाहों पर विश्वास नहीं करती। किस्मत? मुझे नहीं लगता कि ये किस्मत है। आखिरकार ये तो एक पूरे गुणा की बढ़ोतरी है। सिर्फ किस्मत ही इसे नहीं समझा सकती। उसके पास ही बैठा एक छात्र उसकी बातों का जवाब दिए बिना नहीं रह सका। तुम्हें लगता है कि ये किस्मत नहीं है? ये मत सोचना कि मैं उस रोहित सिंह शिक्षक को नहीं पहचानता। वही है जिसने शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक प्राप्त किए थे और लगभग नौकरी से निकाल दिया गया था। तुम्हें क्या लगता है ऐसे आदमी में क्या खूबियां होंगी? अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो मैं अभी और यहीं उसका मुखौटा उतार सकती हूँ। जोया मलिक बचपन से ही एक अधीर व्यक्तित्व की रही हैं। अकेडमी के सबसे घटिया शिक्षा की तारीफ सुनकर वह तुरंत चिल्ला पड़ती हैं। ठीक है, हम भी ये जानना चाहते हैं कि क्या शिक्षक सिर्फ बातें ही करता है? तुरंत 2 छात्र खड़े हो जाते हैं। तीनों कैंटीन से बाहर निकले और इधर उधर पूछने के बाद उन्हें रोहित सिंह की कक्षा मिली। दरवाजा धक्का देकर वे अंदर चले गए। आप रोहित सिंह शिक्षक हैं? कक्षा में जाते ही उन्होंने शिक्षक की सीट पर बैठे उस युवक को देखा जो मन ही मन मुस्कुरा रहा था। वे दिखने में चाहे जैसे भी हों, वे कोई प्रभावी शिक्षक नहीं लग रहे थे। दरअसल उन्हें असहज महसूस होने लगा। वह मैं हूं। कुछ छात्रों को अंदर आते देखकर रोहित सिंह ने स्वर्गपथ के पुस्तकालय का विश्लेषण करना बंद कर दिया और उनकी ओर देखने के लिए मुड़ गए। हमने सुना है कि आपने शिक्षक मनोज कुमार के खिलाफ एक प्रतियोगिता में जीत हासिल की है और जिस छात्र का आपने मार्गदर्शन किया था उसकी ताकत में 1 गुना वृद्धि हुई है। अच्छा, तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे भी मार्गदर्शन करें ताकि मैं देख सकूं कि क्या आप मेरी ताकत में भी 1 गुना वृद्धि कर सकते हैं। मैं खाली नहीं हूँ। रोहित सिंह ने उन्हें दूर जाने का इशारा किया। शिक्षक होने के नाते शिक्षकों का भी अपना गौरव होता है। वे ऐसे कलाकार नहीं हैं जो दर्शकों की इच्छा के अनुसार प्रदर्शन करें। वे दूसरों को सिर्फ इसलिए मार्गदर्शन कैसे कर सकते हैं क्योंकि वह ऐसा चाहते हैं। इसके अलावा तुम्हारा रवैया क्या है? ऐसा तो नहीं कि मुझ पर तुम्हारा कोई एहसान है? खाली नहीं, क्या तुम अभी बहुत आलसी नहीं हो? जोया मलिक समझ गई कि सामने वाला बस उसे पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है। वो गुस्से से दांत पीसती है। उसने अपनी सहेलियों से कहा था कि वो आकर उसका मुखौटा उतार देगी, लेकिन अभी उसे उसकी काबिलियत का अंदाज़ा लगाए बिना ही भगा दिया जा रहा है। वो शर्मिंदा महसूस कर रही है। मुझे छात्रों की भर्ती करनी है, एक घमंडी बच्ची के साथ खिलवाड़ करने की मेरी इतनी जहमत नहीं है, रोहित सिंह शांति से कहता है। तुम? जोया मलिक इतनी गुस्से में है कि उसकी खूबसूरत आंखें घूम जाती हैं। वो एक शहर के सरदार की बेटी है और वो दिखने में भी बहुत खूबसूरत है। वो जहाँ भी जाती है लोग उसे प्रशंसा भरी नज़रों से देखते हैं। हालांकि इस आदमी ने ना सिर्फ उसे ठुकरा दिया बल्कि ये भी कहा कि वो खिलवाड़ कर रही है। कितनी घिनौनी बात है। भले ही वो एक शिक्षक ही क्यों ना हो, ये माफ़ करने लायक नहीं है। हमें आपका मार्गदर्शन पाने के लिए हमें क्या करना होगा? अपने जेठ जैसे दांत पीसते हुए जोया मलिक पूछती है। मुझे अपना गुरु मान लीजिए, रोहित सिंह शांत भाव से जवाब देता है और अजीब भाव से जोया मलिक को देखता है। ये देखकर कि सामने वाला उसे बेवकूफ़ की तरह देख रहा है, जोया मलिक लड़खड़ाते हुए कहती है, ठीक है, मैं आपको अपना गुरु मान लूंगी, लेकिन अगर आपने मुझे गलती से पढ़ाया या बकवास की तो मैं आपके झूठ का पर्दाफाश कर दूंगी। जोया मलिक, नहीं कर सकते। अगर आप उन्हें अपना गुरु मान लेंगी तो आप रामप्रकाश के शिक्षक की छात्रा नहीं बन पाएंगे। उसके साथ आए 2 दोस्त उसके अनुरोध को स्वीकार करते हुए लगभग बेहोश हो गए। वे तुरंत उसे मनाने की कोशिश करते हैं। अपनी 2 दोस्तों की बात सुनकर जोया मलिक हिचकिचाती है। वो स्कूल के नियमों से वाकिफ है।
शिक्षक का शिष्य बनने के बाद अगर कोई छात्र किसी दूसरे शिक्षक को मान्यता देना चाहे तो उसे पहले अपने वर्तमान शिक्षक की कक्षाओं से हटना होगा। हालांकि अगर वो ऐसा करता भी है तो दूसरा शिक्षक उस छात्र को अस्वीकार कर देगा। रामप्रकाश जैसे लोकप्रिय शिक्षक की तो बात ही छोड़ दीजिए। तुम्हारी हिम्मत नहीं है? अगर हिम्मत नहीं है तो जल्दी से जाओ और चले जाओ, मेरा काम मत रोको, नए छात्रों की भर्ती कर रहा हूँ। रोहित सिंह ने उसे दूर भगा दिया। कौन कहता है मुझ में हिम्मत नहीं है? वो अभी भी हिचकिचा रही थी, लेकिन रोहित सिंह की बात सुनकर जोया मलिक तुरंत भड़क उठी। उनकी भौहें तन गई और उन्होंने कहा, मैं अभी तुम्हें अपना गुरु मानती हूँ, चलो हमारे रिश्ते की पुष्टि करते हैं। तुम्हारा रवैया बहुत बुरा है, तुम मुझे अपना गुरु भी बनाना चाहती हो, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करना चाहता। रोहित सिंह ने उसे फिर से दूर भगा दिया। आज्ञाकारी छात्रों को भर्ती करने की इच्छा होना स्वाभाविक है, ठीक पिछली रिद्धि शर्मा की तरह। हालांकि मौजूदा वाला बारूद के नशे में है, उसके पास शिष्य की कमी होने पर भी वो उसे दाखिला देने को तैयार नहीं है। तुम? उसे उम्मीद नहीं थी कि जब उसने उसे अपना गुरु मानने का फैसला किया तब भी उसने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जोया मलिक को उसमें से आग की लपटें उठती हुई महसूस हो रही हैं। वो यहाँ खास तौर पर उसके धोखे का पर्दाफाश करने आई थी। अगर वो अभी गुस्से से भाग जाए तो क्या वो उसके जाल में नहीं फंस जाएगी? शायद ये आदमी जानबूझकर उसे भगाने की कोशिश कर रहा है ताकि उसकी धोखाधड़ी उजागर न हो जाए। वो जिद पर अड़ी है कि उसे सब कुछ उसके मुताबिक नहीं होने देना है। पहले मैं अपनी गलती मान लूंगी, तुम्हारा असली चेहरा सामने लाने के बाद देखना मैं तुम्हें कैसे सजा दूंगी। ये सोचकर जोया मलिक अपने दिल के गुस्से को दबा लेती है। वो हल्के से मुस्कुराती है, अपने सफ़ेद दांत दिखाते हुए कहती है, गुरुजी, नाराज़ मत होइए, मैंने बेअदबी की। मैं सच्चे दिल से आपकी छात्रा बनना चाहती हूँ। क्या मैं आपसे विनती कर सकती हूँ कि मुझे स्वीकार कर लें? यही तो है। उसके बदलते रवैये को देखकर रोहित सिंह सिर हिला देता है। मैं तुम्हें अपनी छात्रा के रूप में स्वीकार कर सकती हूँ। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि तुम इस कमरे की सफाई करो। मैं यहाँ धूल का एक कण भी नहीं देखना चाहती। और बाहर वाले शौचालय को साफ करने में मेरी मदद करो। शौचालय के कटोरे साफ कर दो, बाद में मैं देखूंगी। अगर मैं तुम्हारे काम से संतुष्ट हो जाऊंगी तो मैं तुम्हें अपने यहाँ दाखिला दिला दूंगी। ज्यादा मत बोलो। जोया मलिक हंगामा करने ही वाली है। उसकी पहचान क्या है? वो एक शहर के सरदार की युवा मालकिन है। बचपन से ही उसने कभी घर का कोई काम नहीं किया, फिर भी ये आदमी उससे कमरा साफ करवाना चाहता है। यहाँ तक कि शौचालय साफ करना, शौचालय के कटोरे साफ करना। क्या वो पागल है? अगर तुम इतने सतही काम भी नहीं कर सकती तो अभी जा सकती हो। मुझे आलसी और बेकार छात्रों की जरूरत नहीं है। रोहित सिंह कहते हैं, छोटी बच्ची, तुम मेरे साथ खेलना चाहती हो? तुम अभी भी बहुत अनुभवीहीन हो। कौन कहता है कि मैं बेकार हूँ? अभी सफाई करूंगी, मैं भी साफ करूंगी। जोया मलिक उसे चिढ़ाती है। झाड़ू और पोछा लेकर वो कमरा साफ करने लगती है। जोया मलिक, क्या हम इसे भूल ही जाएं? मुझे नहीं लगता कि वो सचमुच काबिल है। वो जानबूझकर तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। उसके साथ आई दो सहेलियां जब एक शहर के सरदार की जवान मालकिन को सफाई करते देखती हैं तो वे सभी डर जाती हैं और जल्दी से उसे समझाने की कोशिश करती हैं। तुम दोनों बाहर इंतजार करो। बचपन से ही मैं, जोया मलिक, कभी सच में नहीं हारी। आज मैंने उसके खिलाफ पूरी ताकत लगाने का फैसला कर लिया है। जोया मलिक की भौहें चढ़ जाती हैं। वह? उसकी दोनों सहेलियां जोया मलिक के गुस्से को समझ जाती हैं। ये देखकर कि उसे मनाया नहीं जा सकता तो दोनों एक दूसरे को देखती हैं, समझ नहीं पाती क्या करें। बटलर मैथ्यू को खबर कर दो। क्या वो भी नहीं आया? अगर बटलर को पता चल जाए कि शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक पाने वाला लड़का अपनी युवा मालकिन को शौचालय साफ करने का आदेश दे रहा है तो वो उसे जरूर रोक देगा। एक पल एक दूसरे को घूरने के बाद उनमें से एक को एक उपाय सूझा। जोया मलिक जैसी पहचान वाले व्यक्ति के लिए हालांकि अकेडमी तक के सफ़र में कोई खतरा नहीं था, फिर भी कोई तो था जो उसे ले जा रहा था। उसे ले जाने वाला व्यक्ति बटलर मैथ्यू था। फिलहाल उसे अकेडमी के आसपास ही होना चाहिए। ठीक है, चलो अब उसे ढूंढते हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों तुरंत अकेडमी से बाहर निकल गई। जोया मलिक, जिनका स्वभाव भी अमीर घरों की बेटियों की तरह जिद्दी है, हालांकि उन्होंने पहले कभी घर के काम नहीं किए थे, उन्हें इसे अपनाने में ज्यादा समय नहीं लगा। देखते ही देखते कमरे का इंटीरियर साफ हो गया। बाहर का बाथरूम भी चमक रहा था। बुरा नहीं? रोहित सिंह संतुष्टि से सिर हिलाते हैं। अब आपको संतुष्ट होना चाहिए। अब आप मुझे अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार कर सकते हैं और मेरी साधना का मार्गदर्शन कर सकते हैं, है ना? अपना काम खत्म करने के बाद जोया मलिक दांत पीसते हुए कहती हैं, लुओ लुओ। उनका जेठ जैसा चेहरा बिगड़ जाता है क्योंकि वो सामने वाले लड़के को मुक्का मारने से खुद को रोकने की कोशिश करती हैं। तुम्हारा पहचान पत्र? दूसरे पक्ष की जानलेवा निगाहों को नज़रअंदाज करते हुए रोहित सिंह लापरवाही से उनकी तरफ एक जेट टोकन फेंकते हैं।
गहरी सांस लेते हुए जोया मलिक उस पर खून की एक बूंद टपकाती हैं, जिससे उनके रिश्ते की पुष्टि हो जाती है। रोहित टीचर, अब जब मैं आपकी छात्रा बन गई हूं, तो क्या आप मुझे कुछ सुझाव दे सकते हैं? अब जब वो अपने उद्देश्यों को पूरा करने के कगार पर है और अपने सामने उस नीच आदमी का असली चेहरा उजागर कर रही है, तो जोया मलिक अपने मन की उत्तेजना को दबाते हुए पूछती हैं, पहले मुझे अपनी युद्ध तकनीक दिखाओ ताकि मैं तुम्हारी बुनियादों को समझ सकूं। रोहित सिंह इशारा करते हैं। जी हाँ। बिना किसी बकवास के जोया मलिक हाथ जोड़कर और अपने कौशल का प्रदर्शन करने से पहले झुककर प्रणाम करती हैं। हू। हवा गरजती है, उसका वार पूरी ताकत से भरा है। एक महिला होने के नाते उसके वार रिद्धि शर्मा से कहीं ज्यादा तेज और शक्तिशाली हैं। एक नज़र में ही साफ पता चलता है कि उसने अपने प्रशिक्षण में काफी मेहनत की है। जोया मलिक को अपना कौशल दिखाते हुए देखते हुए रोहित सिंह का ध्यान इस समय पुस्तकालय में है। जैसे कि उम्मीद थी, एक हल्के झटके के साथ एक किताब अलमारियों से गिर जाती है। कवर पर 2 शब्द लिखे हैं, जोया मलिक। आदर्श नगर के नगर स्वामी की पुत्री, योद्धा 1, शरीर शोधन क्षेत्र शिखर, साधना तकनीक, श्वेत जेड शुद्ध युवती कौशल, कमजोरी 27 दोष। नंबर 1, उसका व्यक्तित्व उतावला है और वो जल्दी क्रोधित हो जाती है। ये श्वेत जेड कौशल के शांत और सहज स्वभाव के विपरीत है, इसलिए वो अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाती। नंबर 2, किताब बिल्कुल वैसी ही है जैसी उसने पहले देखी थी। इसमें जोया मलिक की साधना की सारी खामियां और कमियां दर्ज हैं। पेंग पेंग पेंग। थोड़ी देर बाद जोया मलिक मुक्का मारने का पूरा अभ्यास पूरा कर लेती है। अपने स्त्रीवत हाथों को भींचकर वो पलटकर कक्षा में लगे उस पत्थर के स्तंभ की ओर एक मुक्का मारती है, जिसका उपयोग मुक्के की ताकत मापने के लिए किया जाता है। एक तीखी आवाज। उस पर एक संख्या दिखाई देती है, 110। बुरा नहीं। रोहित सिंह सिर हिलाए बिना नहीं रह पाते। अकादमी में आने से पहले अपनी मुट्ठी में इतनी ताकत रखने वाली जोया मलिक वाकई एक नगर प्रभु की बेटी हैं, जिनके पास असाधारण ताकत है। ठीक है, मुझे कुछ सुझाव दो। अपना हुनर दिखाने के बाद उसका चेहरा ना तो लाल होता है और ना ही उसकी सांस फूलती है। जोया मलिक रोहित सिंह की ओर मुड़ती है। अपना काम पूरा करके जोया मलिक उस आदमी को शर्मिंदा होने से पहले ही देखने के लिए तैयार हो जाती है। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आता है और उसकी आस्तीन में एक रिकॉर्ड क्रिस्टल प्रकट होता है। रिकॉर्ड क्रिस्टल, ये एक ऐसी वस्तु है जो अपने आसपास के वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड कर सकती है। वो इसे रोहित सिंह के गलत कामों के सबूत के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। इस तरह जब वो उसके अपराध के बारे में बात करेगी तो वो अपनी बात से बच नहीं पाएगा। देखते हैं तब तुम्हें कितनी बेइज्जती होगी, ये सोचना कि तुम राम प्रकाश शिक्षक के साथ प्रतिस्पर्धा करने का सपना देखोगे। सपने ही देखो। ये सोचकर कि वो जल्द ही उस पर सबूत जुटाकर उसे सजा देगी और अपनी भड़ास निकालेगी, जोया मलिक की आंखें चमक उठीं और वो अपनी हंसी लगभग रोक नहीं पाई। अपनी खुशी दबाते हुए जैसे ही वो ये देखने के लिए इंतजार कर रही थी कि सामने वाला क्या बकवास करेगा, लालटेन जैसी साफ आंखों का एक जोड़ा उसके सामने प्रकट हुआ। जोया मलिक चौंक कर उछल पड़ी और जल्दी से पीछे हट गई। तभी उसे एहसास हुआ कि ये रोहित सिंह शिक्षक हैं। वो गुस्से से दांत पीसते हुई बोली, क्या कर रहे हो? आराम करो, मैं बस देख रहा हूँ। अपने हाथ पीछे करके वो जोया मलिक के चारों ओर चक्कर लगाता है और अपना सिर हिलाता है। फिर वो अचानक जोया मलिक के सामने रुक जाता है। उनके बीच 1 चीज से भी कम का अंतर रह जाता है, यानी 33.3 सेंटीमीटर। वो उसके शरीर की गर्माहट महसूस कर सकती है। जोया मलिक का चेहरा लाल हो जाता है। बचपन से लेकर अब तक एक भी पुरुष उसके इतने करीब नहीं रहा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी उसे एक धीमी आवाज़ सुनाई दी, तुम बीमार हो। ये शब्द सुनकर जोया मलिक लगभग भड़क उठी और वहीं बेहोश हो गई। तुम ही बीमार हो, तुम्हारा पूरा परिवार बीमार है। वो पागल होने की कगार पर थीं। इस आदमी के दिमाग में क्या खराबी है? उसने उसकी कमियां बताने के लिए मार्शल आर्ट का एक सेट दिखाया, लेकिन उल्टा ये आदमी कहता है कि वो बीमार है। दुनिया में ऐसा घटिया इंसान कैसे हो सकता है? तुम गालियां क्यों देने लगीं? रोहित सिंह भौएं चढ़ाते हैं। जल्दी उन्हें समझ आ गया कि उनके शब्दों के और क्या मतलब हो सकते हैं और वो हल्के से मुस्कुराए। मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा शरीर बीमार है, मैं तुम्हारा अपमान नहीं कर रहा हूं। मैं बीमार नहीं हूं, जोया मलिक ठंडे स्वर में बोली। मेरे हिसाब से तुम ही बीमार हो, तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है। वो बैल की तरह मजबूत है। उसकी एक मुट्ठी में 100 किलो से भी ज्यादा वजन होता है। उसे इस बात का पूरा अंदाजा है कि वो बीमार है या नहीं। पहले मेरी बात का खंडन मत करो।
क्या तुम्हें अक्सर अपने वक्ष केंद्र और गर्भावधन वाहिका एक्यूपॉइंट में एक अस्पष्ट दर्द महसूस होता है? खासकर पूर्णिमा की रात को जब नम हवा चलती है तो तुम्हारे शरीर पर एक हल्का लाल रंग दिखाई देता है और तुम्हें इस पर रोहित सिंह एक पल के लिए हिचकिचाते हैं, मानो इसे शब्दों में बयान करना मुश्किल हो। वो आगे कहते हैं, तुम चाहे जितनी भी ट्रेनिंग करो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दिल शांत नहीं होगा। कैसे? तुम्हें कैसे पता चला? क्रोधित जोया मलिक ने दूसरे पक्ष की हर बात का सीधे खंडन करने का इरादा किया था, लेकिन उन शब्दों को सुनकर उसका चेहरा लाल हो गया और वो स्तब्ध रह गई। ऐसा नहीं है कि उसके कहे शब्द गलत थे, बल्कि वे बस बहुत सही थे। हाल ही में प्रशिक्षण के दौरान उसे अपने वक्षस्थल और गर्भाधान वाहिका में हल्का सा दर्द महसूस होता था। हालांकि वो इसे सहन कर लेती थी क्योंकि दर्द ज्यादा गंभीर नहीं था। समस्या की जड़ ये है कि पूर्णिमा की रात जब ठंडी हवा चलती थी, उसका शरीर अजीब सा हो जाता था। एक तीव्र इच्छा उसके शरीर में उमड़ती और लाल हो जाती। अपनी उग्र भावनाओं को दबा पाने में असमर्थ वो खुद को एक पुरुष के आलिंगन के लिए तरसती हुई पाती। वो सिर्फ 16-17 साल की युवती है जिसने अभी तक मानव शरीर का परिणय नहीं किया है, इसलिए वो ये नहीं बता पा रही थी कि वो भावना क्या है। उसे बस इससे शर्मिंदगी महसूस होती है। शुरू में उसने सोचा कि वो इसे सहन कर लेगी और ये ठीक हो जाएगा। हालांकि ये भावनाएं और भी तीव्र होती गईं। जैसे जैसे उसका शरीर विकसित होता गया और उसकी छाती और भी ज्यादा मांसल होती गई, उसे लगा कि ये प्रवृत्तियां और भी बेकाबू होती जा रही हैं। पहले वो अपनी साधना तकनीक से सिर्फ 2 चक्करों से ही इससे निपट लेती थी, लेकिन अब 10 बार भी इन इच्छाओं को शांत करने के लिए काफी नहीं थे। वो सूर्योदय तक ही अपनी साधना रोक सकती थी। चूंकि ये मामला वाकई बहुत विचित्र है, इसलिए वो किसी को इसके बारे में बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। यहाँ तक कि उसके सबसे अच्छे दोस्त और उसके नगरपाल पिता को भी इसके बारे में पता नहीं है। हालांकि ये एक ऐसा मामला है जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। इस आदमी को इसके बारे में कैसे पता चला? ये भी उसकी सहनशीलता की कमी के कारण ही है कि वो समस्या की जड़ तक पहुंचने और उसे हमेशा के लिए हल करने की उम्मीद में अकेडमी आई थी। मैं एक शिक्षिका हूँ। आपके द्वारा अभी अभी किए गए पंच रूटीन से मैं बता सकता हूँ, रोहित सिंह शांति से जवाब देते हैं। बेशक किसी के पंच रूटीन को देखकर इतना कुछ बताना नामुमकिन है। स्वर्ग के मार्ग का पुस्तकालय एक असाधारण खजाना है। जब तक उसमें खामियां हैं, भले ही उन खामियों का उसके हुनर से कोई लेना देना ना हो, वो उसमें दर्ज होंगी। क्योंकि उसने उसकी समस्याएं देखी थी, इसलिए रोहित सिंह के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। क्या कोई समाधान है? जोया मलिक ने अपने जबड़े भींच लिए और लाल चेहरे से पूछा। पार्टी के धोखे का पर्दाफाश करने की इतनी जिद करने के बाद आखिरकार उसने एक ही पल में अपनी समस्याओं का पर्दाफाश कर दिया। इससे उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। इसे सुलझाने का एक तरीका है, कल क्लास में आना और मैं तुम्हें समझाऊंगा। रोहित सिंह ने अपने हाथों से इशारा किया। सच में? जोया मलिक की आंखें अविश्वास से चमक उठी। वो अपनी शरीर की समस्याओं से बखूबी वाकिफ थी। अपनी उन उग्र इच्छाओं को नियंत्रित न कर पाने के कारण वो हर काम में चिड़चिड़ी और अधीर हो गई थी। शुरू में तो उसे लगा कि वो बस इस बात को अपने दिल में ही छिपा सकती है और इस समस्या का कोई हल नहीं है, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये टीचर जो पूरी अकेडमी में सबसे आखिरी है, चंद शब्दों में ही इस बात का खुलासा कर देगा। और तो और उसके पास इसका इलाज भी है। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम अकेडमी में दूसरे टीचर से पूछ सकती हो। रोहित सिंह ने उदासीनता से किसी विशेषज्ञ की नज़र से अपना हाथ झटका। नहीं नहीं, टीचर तुम ही हो। जोया मलिक ने जल्दी से सर हिलाया। उसकी तकलीफ शुरू हुए बस 1-2 दिन ही नहीं हुए थे। शहर के अनगिनत डॉक्टर ये नहीं बता पाए कि उसे क्या हुआ है। यहाँ तक कि उसके पिता नगर स्वामी मलिक भी नहीं बता पाए कि उसे कुछ गड़बड़ है। फिर भी ये रोहित सिंह जैसा शिक्षक एक नज़र में ही बता सकता था। उनकी समझदारी की तुलना में इनमें से कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। यही वजह है कि उसे लगता है कि उसके पास उसकी समस्या का इलाज करने का कोई उपाय होगा। वो रिकॉर्ड क्रिस्टल, क्या तुम अब भी उसे रखना चाहती हो? रोहित सिंह उसकी आस्तीन की ओर इशारा करते हैं। आह! जोया मलिक डर जाती है। अब उसे वो रिकॉर्ड क्रिस्टल याद आता है जो उसने जानबूझकर उस पर सबूत इकट्ठा करने के लिए पीछे छोड़ दिया था। अगर बातचीत की बातें लीक हो जाएं तो वो सिर ऊंचा करके कैसे चल सकती है? नहीं नहीं, अपनी हथेली कच से थोड़ा जोर लगाकर क्रिस्टल मिट्टी में बदल जाता है। क्रिस्टल नष्ट करने के बाद जोया मलिक एक बार फिर रोहित शिक्षक की ओर देखती है। इस बार उसका चेहरा इतना घृणास्पद नहीं लग रहा है, बल्कि एक रहस्यमय चेहरा है। रिकॉर्ड क्रिस्टल को इतनी सावधानी से छुपाने के बावजूद वो पकड़ी गई, और तो और उसके शरीर की समस्याओं का भी खुलासा हो गया। इतनी योग्यता वाला व्यक्ति शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 कैसे प्राप्त कर सकता है?
उसे प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा की परवाह नहीं होगी, बाहरी लोगों के विचारों की परवाह नहीं होगी। मैंने सुना है कि विशेषज्ञ सभी ऐसे ही होते हैं। जब ये विचार उसके दिमाग में आता है तो उसके दिल में रोहित सिंह की स्थिति एक ठग से दुनिया के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक बन जाती है। अपना पहचान पत्र लेकर अपना बिस्तर और अपनी किताबें ले लो, और जब तुम वहां हो तो अपने रहने की जगह भी देख लो। हम कल समय पर कक्षाएं शुरू करेंगे। ये देखकर कि एक और छात्रा को धोखा दिया गया है, रोहित सिंह हाथ हिलाकर उसे निर्देश देते हैं। अचानक बाहर से एक तेज दहाड़ सुनाई देती है और पलक झपकते ही एक इंसानी आकृति अंदर दौड़ती हुई आती है। हो, जो व्यक्ति अंदर आया है वो एक अधमरी उम्र का आदमी है। कक्षा में प्रवेश करते समय उसके चेहरे पर एक भयंकर आभा है। एक नज़र में ही पता चल जाता है कि वो कमजोर नहीं है। युवा मालकिन। दरवाजे में प्रवेश करने के बाद अधमरे आदमी रुकता है और जोया मलिक को प्रणाम करता है। अंकल मैथ्यू, आप यहाँ क्यों हैं? जोया मलिक उसे खाली आंखों से देखती है। ये कोई और नहीं बल्कि आदर्श नगर का बटलर है, जिसकी उसकी 2 सहेलियां आमंत्रित करने गई थी, याओहान। जैसे ही वो जोया मलिक को अकेडमी भेजकर जाने वाला था कि उसके दोनों दोस्त भागकर आए और उसे बताया कि युवा मालकिन उस लड़के को अपना शिक्षक मानना चाहती है जिसने शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक प्राप्त किए हैं, और उसने युवा मालकिन को शौचालय के कटोरे साफ करने का भी आदेश दिया है। ये शब्द सुनकर बटलर हैंड लगभग मौके पर ही भड़क गए। युवा मालकिन नगर स्वामी की आंखों का तारा है। घर पर कोई भी उसे हुक्म चलाने की हिम्मत नहीं करता। उसे फर्श झाड़ने और शौचालय साफ करवाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? वो बहुत दुस्साहसी है। अगर ये आदमी अकेडमी के ज्यादा प्रतिष्ठित शिक्षकों में से एक है तो वो इस मामले को छोड़ सकता है, क्योंकि वे ज्यादा नखरेबाज होते हैं। समस्या की जड़ ये है कि ये आदमी शिक्षक योग्यता परीक्षा में सबसे आखिरी नंबर पर था, और तो और उसने एक व्यक्ति को पागल भी कर दिया था। युवा मालकिन ऐसे किसी व्यक्ति के अधीन कैसे पड़ सकती है? शहर में भी जिन लोगों ने उसे भले ही लापरवाही से मार्गदर्शन दिया, वे यहाँ वाले व्यक्ति से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। युवा मालकिन, क्या आप? रोहित सिंह को ठंडी नजरों से देखते हुए याओहान जल्दी से युवा मालकिन की ओर देखता है। मैंने रोहित शिक्षक को अपना गुरु मान लिया है, जोया मलिक घोषणा करता है। अपनी पूरी ताकत से यहाँ दौड़ते हुए उसने सोचा भी नहीं था कि वो अभी भी एक कदम भी धीमा होगा। याओहान का चेहरा काला पड़ जाता है जब वो जोया मलिक को अपनी पीठ के बल खींचता है। वो रोहित सिंह को बेरुखी से घूरता है। जल्दी से हमारी जवान मालकिन को अपने संरक्षण से हटाओ, फिर माफी मांगो, वरना जब मैं इस मामले को तूल दूंगा तो सबको पता चल जाएगा कि तुमने एक नाबालिग लड़की को अपने संरक्षण में लाने के लिए उसे बहकाया था। नाबालिग लड़की को बहकाया? क्या तुमने कुछ ज्यादा ही कर दिया? रोहित सिंह अपना सिर हिलाता है। अगर दूसरे लोग ऐसी बातें सुनते तो वे सोचते कि उसने जोया मलिक के साथ कुछ किया है। भगवान ही इसकी गवाही दे कि उसने बस एक छात्रा को स्वीकार किया है। ये एक बेहद नेक काम है। मेरे साथ खिलवाड़ मत करो। हमारे परिवार की युवा अध्यापिका एक प्रतिभाशाली प्रतिभावान है। वो ऐसी नहीं है जिसे तुम्हारे जैसा कोई पढ़ा सके। अगर तुम उसे अभी अपनी कक्षाओं से हटा दोगे तो मैं इसे यूं ही छोड़ दूंगा, वरना मैं जरूर प्रिंसिपल के सामने ये बात उठाऊंगा और तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। याओखान चीखता है। हालांकि उसकी बात पूरी होने से पहले ही जोया मलिक पीछे से उसे बीच में ही रोक देती है। अंकल मैथ्यू, आप क्या कर रहे हैं? मैंने अपनी मर्जी से रोहित टीचर को अपना गुरु मान लिया है। आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? जोया मलिक पैर पटकती है। वो अकेडमी में अपने शरीर की समस्या का समाधान करने आई थी। वो अभी भी इस बात से खुश है कि उसके पहले वाले टीचर ने उसे भरोसा दिलाया था कि वो उसकी मदद कर पाएगा, और फिर भी यह आदमी यहाँ आकर सब बिगाड़ रहा है। आखिर ये क्या कर रहा है? अपनी मर्जी से? याओहान ने युवा मालकिन की ओर देखा। क्या तुम्हें लगता है कि वो सचमुच तुम्हें मार्गदर्शन दे सकता है जिससे तुम्हारी शक्ति बढ़ सके? युवा मालकिन एक घमंडी इंसान है। वो ये अच्छी तरह जानता है। क्या ये हो सकता है कि ये शिक्षक जो बेकार माना जाता है उसका मार्गदर्शन कर सके, इसीलिए उसने उसे स्वीकार किया? मेरी शक्ति बढ़ने दो। उसने ऐसा नहीं किया। जोया मलिक ने अपना सिर हिलाया। दूसरे पक्ष ने केवल उसकी बीमारी की ओर इशारा किया। उसने उसे साधना के लिए मार्गदर्शन नहीं दिया। नहीं तो? याओहान हैरान रह गया। ठीक है अंकल मैथ्यू, पूछना बंद करो। अपनी बीमारी को याद करते हुए जोया मलिक का चेहरा लाल हो गया। युवा मालकिन को ऐसा व्यवहार करते देख याओहान असमंजस में खाली देखता रहा। फिर जब उसने जमीन पर टूटे हुए रिकॉर्ड क्रिस्टल को देखा तो उसका चेहरा ठंडा पड़ गया और एक पल में वो एक वहशी शेर में बदल गया। तुम कमीने बदमाश, तुमने हमारी जवान मालकिन के साथ क्या किया? क्या तुमने सोचा था कि मैं अभी तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करूंगा?
धमाका। उसके क्रोध में एक शक्तिशाली आभा उमड़ती है और हवा गरजती है। जिया, जमीन दर्द से चरमराती है, मानो वो भारी दबाव सहन नहीं कर पा रही हो। मैंने क्या किया? दूसरे पक्ष को गुस्से से उबलते देखकर रोहित सिंह अवाक रह गया। क्या ये गलतफहमी थोड़ी बेकाबू नहीं हो रही है? हालांकि वो समझ सकता है कि दूसरों का ऐसा सोचना स्वाभाविक है। आखिरकार उसकी साधना का मार्गदर्शन किए बिना वो उनकी युवा मालकिन को स्वेच्छा से अपना स्वामी मानने पर मजबूर कर पाया, और वो इस विषय को उठाते ही शर्मा भी गई थी। और तो और, रिकॉर्ड क्रिस्टल टूट गया था। ये स्पष्ट रूप से सबूतों को नष्ट करने का कार्य है। ये सब दिखाते हैं कि स्थिति में कुछ गड़बड़ है। रोहित सिंह को तुरंत एक अजीब चाचा, एक सेक्स पागल, एक बेशरम शिक्षक और इसी तरह के अन्य नामों से पुकारा जाता है। अंकल मैथ्यू, आप क्या सोच रहे हैं? अगर आप इसी तरह व्यवहार करते रहे तो मैं आपसे फिर कभी परेशान नहीं होंगी। गुस्से में भरे याओहान को देखते हुए और उसकी बातें सुनते हुए वो कैसे नहीं जान सकती कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसका चेहरा तुरंत काला पड़ जाता है और वो चिल्लाती है। आखिरकार वो एक युवती है। इस तरह की अफवाहें उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर देंगी। युवा मालकिन, जोया मलिक के बीच में ही टोकने पर याओहान बस अपनी आभा वापस खींच सका। ठीक है, मेरे पीछे आओ और मेरा बिस्तर ले आओ। मुझे यहाँ मत रोको, कल भी मेरी क्लास है। जोया मलिक बड़बड़ाती है और कमरे से बाहर चली जाती है। वो अपनी बीमारी के बारे में बात करने को तैयार नहीं है। अगर वो उसे बताएगी तो वो ज़रूर उस पर इसके बारे में बात करने का दबाव डालेगा। ऐसी स्थिति में वो इसके बारे में कैसे बात कर सकती है? इसीलिए कोई और बहाना न कर पाने पर वो बस यही कह सकी कि उसने रोहित शिक्षक को अपनी स्वेच्छा से ही अपना शिक्षक मान लिया है। युवा मालकिन को कमरे से बाहर जाते देखकर याओहान रोहित सिंह की ओर ठंडी निगाहों से देखता है। उसकी आंखों में चमक है, मानो वो किसी बात पर विचार कर रहा हो। फिर हाथ झटकते हुए वो मुड़ता है और बाहर चला जाता है। इस समय उस युवक को मारने का इरादा उसके मन में घूम रहा है। अगर वे अकादमी में न होते और युवती उसे न रोकती तो वो बहुत पहले ही अपनी चाल चल चुका होता। इस बार मैंने किसका अपमान किया? रोहित सिंह की ठंडी निगाहों को देखकर रोहित सिंह उलझन में पड़ गया। मैंने तो बस एक छात्र को स्वीकार किया था, क्या तुम्हें इतनी दूर जाने की जरूरत थी? उसने ऐसा दिखाया जैसे मैं एक अक्षम्य अपराधी हूं जो इस दुनिया की सभी बुराइयों का स्रोत है। समस्या यह है कि उसने कुछ भी नहीं किया। छोड़ो भी, आज भी समय बचा है। देखते हैं मैं क्या और छात्रों को भर्ती कर पाता हूं या नहीं। जितने ज्यादा छात्र मेरे मार्गदर्शन में होंगे उतने ही ज्यादा संसाधन मुझे मिलेंगे। बुद्ध अकेडमी के शिक्षकों के कई अलग अलग स्तर हैं। हर साल शिक्षकों का मूल्यांकन उनके छात्रों की स्थिति के आधार पर किया जाता है। उनके छात्रों की संख्या, उनकी प्रगति की गति, सभी प्रकार की प्रतियोगिताओं में उनके परिणाम शिक्षक पदोन्नति के लिए इन्हीं पर निर्भर रहते हैं। उनका स्तर जितना ऊंचा होगा, शिक्षक को मिलने वाले संसाधन भी उतने ही बढ़ेंगे। स्वाभाविक रूप से उनके छात्रों को मिलने वाले संसाधनों पर भी यही बात लागू होती है। शिक्षक और छात्रों के एक साथ आगे बढ़ने का शायद यही अर्थ है। अभी उन्होंने केवल 3 छात्रों को ही स्वीकार किया है। हो सकता है कि वे शिक्षक के रूप में अपना पद बरकरार रख पाएं, लेकिन अगर योग्यता की बात करें तो वे अभी भी पूरे स्कूल में सबसे पीछे हैं। आगे बढ़ने के लिए उन्हें और छात्रों की भर्ती जारी रखनी होगी। शक्ति भाटी, ज्यादा निराश मत हो। सौभव शर्मा शिक्षक ही एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने तुम्हें अस्वीकार किया था। तुम्हें इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। अकेडमी में फुटपाथ पर 2 युवक चल रहे हैं। आगे वाला युवक पीछे वाले को सांत्वना देने की कोशिश कर रहा है। रॉबिन दुबे, तुम्हें स्वीकार कर लिया गया है। जाहिर है तुम्हें ये शब्द कहने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम अस्वीकार होने की कोशिश करो तो कैसा रहेगा? शक्ति भाटी अपने दोस्त के सांत्वना भरे शब्दों से नाखुश होकर भौहें चढ़ा लेता है। खांसी खांसी ऐसा मत कहो। अकेडमी में अभी भी बहुत सारे बेहतरीन शिक्षक हैं। उनमें से सौभव शर्मा शिक्षक को चुनने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। सामने वाला युवक शर्मिंदगी से अपना सिर खुजाता है। उसे चुनने की कोई ज़रूरत नहीं है? तुम्हारे लिए कहना आसान है। बचपन से ही हम भाले की कला का प्रशिक्षण लेते आ रहे हैं और भाला हमारे शरीर का एक हिस्सा बन चुका है। ये ऐसी चीज़ है जिसे हम अब त्याग नहीं सकते। बुद्ध अकेडमी में भाला कला के सबसे अच्छे शिक्षक सौभव शर्मा शिक्षक हैं। अब जब उन्होंने तुम्हें स्वीकार कर लिया और मुझे अस्वीकार कर दिया गया है, तो क्या मेरे लिए उदास न होना संभव है? शक्ति भाटी गुस्से से भर जाता है। वो रॉबिन दुबे को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सवाल का क्या जवाब दे। बुद्ध अकेडमी में अलग अलग शिक्षकों की अलग अलग विशेषज्ञता होती है। कुछ मुट्ठी चलाने में माहिर होते हैं तो कुछ कृपाण चलाने में। शिक्षक सौभव शर्मा भाला चलाने की कला सिखाने में अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं। पूरी अकेडमी में उन्हें बेहतरीन शिक्षकों में से एक माना जाता है। दोनों उनके शिष्य बनने की उम्मीद में साथ साथ परीक्षा में बैठे। हालांकि उनमें से एक पास हो गया और दूसरा फेल हो गया। स्वाभाविक है कि जो फेल हुआ होगा वो उदास होगा। वहाँ एक कक्षा है, क्यों ना हम वहाँ जाकर देख लें। इस अजीब स्थिति को कैसे सुलझाएं, इस बारे में अनिश्चित रॉबिन दुबे को अचानक पास ही एक कक्षा दिखाई देती है और वो उसकी ओर इशारा करता है। मैं नहीं जा रहा। शक्ति भाटी अपना सिर हिलाते हैं। चलो जाकर देखते हैं, क्या पता ये शिक्षक भी भाला चलाने की कला सिखाने में माहिर हों। रॉबिन दुबे दिलासा देते हैं। सिर्फ वहां जाकर तुम्हें कुछ खोने को नहीं है। ठीक है। हालांकि वो अनिच्छुक हैं, फिर भी रॉबिन दुबे के पीछे पीछे वो कमरे में चले जाते हैं।
कमरे के अंदर रोहित सिंह है। वो नए लोगों को इकट्ठा करने के लिए बाहर जाने ही वाला था कि उसे 2 युवक अंदर आते दिखाई देते हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा गुरुजी। रॉबिन दुबे झुकते हैं। रोहित सिंह अपनी आंखें थोड़ी चौड़ी करते हैं। क्या आप यहाँ किसी गुरु की तलाश में हैं? हाँ, ये मेरा भाई है। वो बेहद दुर्निय है, खासकर अपने भाले से। युवा पीढ़ी में बहुत कम लोग हैं जो उसका मुकाबला कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वह गुरुजी उसका मार्गदर्शन कर सकेंगे। रॉबिन दुबे जल्दी से कहते हैं। रॉबिन दुबे? शक्ति भाटी अपने अच्छे भाई की आस्तीन खींचते हैं। क्या है? रॉबिन दुबे उलझन में पूछते हैं। आसपास का माहौल देखो। शक्ति भाटी भौएं चढ़ा लेते हैं। ये कक्षा बहुत संकरी है। देखने से लगता है कि इसमें सिर्फ 10 लोग ही बैठ सकते हैं। ये स्पष्ट रूप से एक छोटी कक्षा है। कक्षा का आकार शिक्षक की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। शीर्ष कुछ शिक्षकों की कक्षाओं का आकार एक मैदान जितना है, जिसे सैकड़ों से भी ज्यादा छात्र एक साथ खेती और प्रशिक्षण कर सकते हैं। उसकी तुलना में ये कक्षा तो बस हथेली के आकार की है। इस कक्षा के शिक्षक का स्तर शायद ही औसत होगा। ये तो वाकई बहुत छोटी है। रॉबिन दुबे कमरे के आकार को देखते हैं और उनका दिल धड़क से करता है। गेंदें। शुरू में वे अपने दोस्त के दिल में दबी भावनाओं को शांत करने में मदद करना चाहते थे। फिर भी अनजाने में वे ऐसी जगह पहुंच गए। अगर शिक्षक का स्तर वाकई घटिया है तो न केवल दबी हुई भावनाएं गायब नहीं होंगी, बल्कि उनके दिल पर और भी भारी पड़ सकती हैं। भाले से अपनी क्षमता का प्रदर्शन करो। दोनों के बीच हो रही गुप्त बातचीत से बेखबर रोहित सिंह शांति से कहते हैं। चूंकि हम यहाँ आए हैं तो बेहतर होगा कि हम इस शिक्षक से थोड़ी देर के लिए आपका मार्गदर्शन करवा लें, क्योंकि खोने को कुछ नहीं है। अगर उनका स्तर वाकई घटिया है तो हम उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर सकते हैं और चले जा सकते हैं। शक्ति भाटी के चेहरे पर झिझक के भाव देखकर रॉबिन दुबे उन्हें समझाते हैं। शक्ति भाटी सिर हिलाते हैं। किसी असाधारण लोकप्रिय शिक्षक जिस पर ज्यादातर छात्र अपनी नज़र गड़ाए रखते हैं के अलावा जब ज्यादातर शिक्षक अपने छात्र चुनते हैं तो उनके छात्रों को भी शिक्षकों की क्षमताओं को परखने का मौका मिलता है। सोच विचार करने के बाद शक्ति भाटी तुरंत अपनी पीठ से भाला निकालते हैं और उसके कई हिस्सों को जोड़ देते हैं। वंग। भाला हाथ में लेकर शक्ति भाटी के चेहरे के भाव तुरंत बदल जाते हैं, बिल्कुल बिना मयान के ब्लेड की तीखी धार की भयानक चमक की तरह। सौ 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 सौ। लंबा भाला आगे की ओर वार करता है और ध्वनि तरंगे गूंज उठती हैं। पूरे कमरे में ऐसा लगता है जैसे उसे चीर दिया गया हो और आसपास एक तेज हवा का झोंका आता है। विशेषज्ञ तो जैसे ही कोई चाल चलते हैं उनकी पहचान हो जाती है। शक्ति भाटी भले ही ज्यादा ताकतवर ना माना जाए, लेकिन भाले से उसका कौशल वाकई बुरा नहीं है। उसके भाले की नोक हिलती है और पास ही स्थित चट्टान के खंबे से टकराती है। हवा में एक हल्की सी गूंज उठती है और खंबे पर अंक दिखाई देते हैं। 110। सोचिए, ये 100 किलो से भी ज्यादा होगा। सिर्फ इसकी विनाशकारी क्षमता के कारण एक दान का लड़ाकू जुक्सी क्षेत्र का शिखर भी इस प्रहार को झेल नहीं पाएगा। गुरुजी, कृपया मुझे कुछ सुझाव दीजिए। अपने भाले को बगल में सीधा रखे शक्ति भाटी बिना किसी घबराहट या थकान के सीधा खड़ा है और भावशून्य भाव से रोहित सिंह को देख रहा है। सच कहूं तो कक्षा के आकार को देखते हुए उसे इस शिक्षक से ज्यादा उम्मीदें नहीं है। उसे लगता है कि उसका स्तर ज्यादा से ज्यादा औसत होगा। मानो अपनी बात साबित करते हुए उसके सामने बैठा शिक्षक आंखें सिकोड़ लेता है। समझना मुश्किल है कि वो क्या सोच रहा होगा। उसकी बातें सुनकर वो धीरे से अपनी आंखें खोलता है। होठों पर हल्की सी मुस्कान के साथ वो उसकी ओर मुड़ता है। क्या तुम भावनात्मक रूप से आहत हो? यानी तुम्हें पहले भी छोड़ा जा चुका है? सोचने के बाद शक्ति भाटी तुरंत अपनी पीठ से भाला निकालता है और उसके कई हिस्सों को जोड़ देता है। शक्ति भाटी खाली आंखों से देखता है, फिर उसका चेहरा लाल और काला पड़ जाता है। मुझे एक बार एक लड़की पर क्रश था, फिर उसने मुझे अपमानित किया, लेकिन इसका शिक्षक से कोई लेना देना नहीं है। उसे एक बार एक लड़की पर क्रश था और उसने एक बार जोश में आकर उसके सामने अपनी बात कबूल की थी। हालांकि उसे दूसरे पक्ष ने बेरहमी से अपमानित किया और उसे इस बात पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने इस घटना को इतना छुपाया है कि रॉबिन दुबे को भी इसकी भनक नहीं है। इस शिक्षक को ये कैसे पता चला? क्या ये सच है? शक्ति भाटी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हें किसी ने अपमानित किया है? कौन है वो? उसे ये स्वीकार करते हुए सुनकर रॉबिन दुबे हैरान रह जाता है और जल्दी से उससे पूछता है, मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बताऊंगा। शक्ति भाटी अपना सिर हिलाता है और यहाँ इस बारे में और कुछ कहने से इनकार करता है। वो अपने सामने बैठे शिक्षक की ओर देखता है और कहता है, गुरुजी, ये मेरा निजी मामला है।
मुझे नहीं पता कि आपको ये कैसे पता चला, लेकिन इसका मुझे भाले के रास्ते पर ले जाने से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इससे कोई लेना देना नहीं? रोहित सिंह अपना सिर हिलाते हैं। इससे इसका सब कुछ लेना देना है। इससे इसका सब कुछ लेना देना है? शक्ति भाटी को अपनी बातों पर थोड़ा शक होता है। रोहित सिंह द्वारा उसे रास्ता दिखाने से टूटे हुए दिल का क्या लेना देना है? तुम्हारा भाला निर्णायक और शक्तिशाली है। ये बिल्कुल तुम्हारे व्यक्तित्व जैसा है। तुम चाहे कुछ भी करो, तुम हमेशा बिना परिणाम की चिंता किए सीधा आगे बढ़ते रहते हो। ये एक अच्छी बात होनी चाहिए थी। योद्धाओं को ऐसा ही होना चाहिए, छोटी मोटी बातों की परवाह किए बिना आगे बढ़ते रहना चाहिए। रोहित सिंह शांति से शक्ति भाटी को देखते हैं। लेकिन ये अफसोस की बात है कि आपके भावनात्मक अनुभव के बाद आपके भीतर डर पनपने लगा है। आपको अस्वीकृति का डर है और अपमान का डर है। आपके भाले में झिझक है। उस अतनिक झिझक के साथ आपकी ताकत बहुत कम हो जाती है। तुम मेरे भाले से ये सब देख सकते थे। तुम बता सकते थे कि मैं कभी दिल टूटा था। तुम मेरा व्यक्तित्व बता सकते थे। शक्ति भाटी चौंक गया। दूसरे पक्ष के शब्द गलत नहीं है, बल्कि वे बिल्कुल सही हैं। उनमें एक भी गलती नहीं है। उसका व्यक्तित्व सीधा साधा है और इस अतीत में यही उसे बिना किसी डर के बहादुरी से आगे बढ़ने की अनुमति देता है। फिर भी उस भावनात्मक अनुभव के कारण वो हर काम में डरपोक और झिझकने लगता है। अपने भाले से ये सब, यहाँ तक कि अपने दिल टूटने को भी बता पाने के लिए उसकी आंखें कैसी हैं? अकादमी में इतना प्रभावशाली शिक्षक कब आया? उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो पागल हो रहा है। इससे पहले जब वो नंबर 1 भाला शिक्षक सौरभ शर्मा से उसे अपना शिष्य बनाने का अनुरोध करने गया था, तो सौरभ शर्मा ने उसे केवल इतना बताया था कि उसे अभी तक भाले के मूल सिद्धांत को समझना बाकी है। इसके पीछे का कारण वो ठीक से नहीं बता सका। हालांकि उसके सामने खड़ा आदमी एक नज़र में ही बता सकता था कि उसका दिल टूटने का इतिहास रहा है और उससे मिले भावनात्मक आघात के कारण उसकी क्षमताएं थम सी गई हैं। क्या इस शिक्षक की समझने की क्षमता सौरभ शर्मा के लिए और भी मजबूत हो सकती है? ये सामान्य है। रोहित सिंह हाथ से इशारा करते हैं। उनके चेहरे पर एक विशेषज्ञ का भाव उभर आता है। अगर किसी का हृदय साफ नहीं है तो उसके माध्यम से दिखाए गए कौशल अंधकार में होंगे। भाले के साथ तुम्हारा कौशल भले ही सुसंगत हो, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उस पर कोई पर्दा पड़ा हो। कुछ ऐसा जिसे तुम समझ नहीं पा रहे हो, कुछ ऐसा जिसे तुम खुद से अलग नहीं कर पा रहे हो। एक नज़र में ही मैं बता सकता हूं कि ये निश्चित रूप से क्रश है। ये इस बार ना सिर्फ शक्ति भाटी का चेहरा मुरझा जाता है, बल्कि उसके बगल में बैठे रॉबिन दुबे का मुंह भी इतना खुल जाता है कि जल्द ही उसमें एक अंडा ठूसा जा सकता है। क्या बात है? क्या ये सचमुच भाले के साथ किसी के कौशल को देखकर ही पता चल जाता है कि उस पर भावनाएं छाई हुई है और समझ ना पाना और ना ही उसे काट पाना? क्या ये अब भी इंसानी आंखें हैं? रॉबिन दुबे और शक्ति भाटी एक दूसरे को घूर रहे हैं। दोनों की आंखों में अविश्वास झलक रहा है। गुरुजी, क्या आप मुझे भी देखने में मदद कर सकते हैं? झटके के बाद रॉबिन दुबे चेहरे पर इच्छा के भाव के साथ आगे बढ़ते हैं। रोहित सिंह सहमत हों या ना हो, उनके हाथों में भाला कांपने लगता है और वो अपनी चालें चलने लगते हैं। वे शक्ति भाटी की जैसी ही चालें चलते हैं, बस वो और मजबूत और सहज हैं। सिर्फ भाले के साथ अपने कौशल से ही वो वास्तव में शक्ति भाटी से बेहतर है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि सौरभ शर्मा शिक्षक ने उन्हें चुना, शक्ति भाटी को नहीं। हवा के एक झोंके के बाद रॉबिन दुबे अपना भाला वापस खींच लेते हैं और सीधे खड़े हो जाते हैं। जब उसका भाला हिलता है तो वो एक अद्वितीय उन्मत्त मानव की तरह होता है। जब उसकी शक्ति उमड़ती है तो देवता और आत्माएं भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करते। जब उसका भाला पीछे हटता है तो वो एक मूर्ति की तरह चुपचाप खड़ा रहता है। हाथ पैर की एक हरकत से ही उसका स्वभाव बदल जाता है। हालांकि उसे ताकतवर नहीं माना जा सकता, लेकिन फाइटर 1 डैन में होने के कारण उसे भाले के रास्ते में काफी दूर तक चलने वाला माना जा सकता है। तुम्हारा पेट कमजोर है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आज तुम्हें दस्त भी हुए थे? रोहित सिंह की शांत निगाहें उसकी ओर मुड़ जाती हैं। रॉबिन दुबे के शरीर में एक सिहरन दौड़ जाती है। गुरुजी, क्या आप बता सकते हैं कि मुझे मेरे भाले से दस्त हुए थे? जैसा कि दूसरे पक्ष ने कहा, आज उसका पेट ठीक नहीं है। उसे कल से ही दस्त होने लगे थे। आज ये और भी बदतर हो गया और उसका शरीर कमजोर महसूस हो रहा है। हालांकि इसका इस पर ज्यादा असर नहीं होता। हाथ में भाला लेकर वो अपने कौशल का इतना बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा था कि शिक्षक सौरभ शर्मा भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सके। फिर भी उसके सामने खड़ा आदमी एक पल में ही सब कुछ समझ गया। क्या ये सच है?
सिर्फ अपने भाले से किसी के दिल टूटने और दस्त का पता लगाने वाली उसकी आंखें किस मिट्टी की बनी है? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूं? अगर तुम चाहो तो मुझे अपना गुरु मान लो। दोनों के आश्चर्य को नज़रअंदाज करते हुए रोहित सिंह शांति से उन्हें देखता है। उन दोनों की हालत इतनी आसानी से कह पाना, दोनों सदमे से पागल होने वाले हैं। फिर भी उसे ये कुछ खास नहीं लगता। सच भी यही है, जब दोनों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया तो स्वर्गपथ के पुस्तकालय ने स्वतः ही उन दोनों पर एक किताब बना दी, और दिल टूटना और दस्त होना स्वाभाविक रूप से उनकी कमियों की सूची में शामिल हो गए। रोहित सिंह को बस एक नज़र डालकर उन्हें जोर से पढ़ना है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। शिष्य शक्ति भाटी गुरु को अपना गुरु मानने को तैयार है। बिना किसी हिचकिचाहट के शक्ति भाटी तुरंत ही मेरे फर्श पर घुटने के बल बैठ जाता है। वो रोहित सिंह से सचमुच प्रभावित है। इतनी विवेकशील नज़र के साथ उसका मार्गदर्शन साधारण कैसे हो सकता है? उफ़! रोहित सिंह ने ये देखकर कि शक्ति भाटी ने उसे अपना गुरु कैसे मान लिया, जब उसने उसकी एक कमी बताई और वो उसे मार्गदर्शन देना भी शुरू नहीं कर रहा था, संतोष से सिर हिलाता है। वो अपनी नई पहचान का प्रतीक एक जेड टोकन उसे देता है और कहता है, हमारे रिश्ते की पुष्टि करो। हाँ। बिना किसी देरी के शक्ति भाटी तुरंत ही उस टोकन पर खून की बूंदें डालकर उस पर अपना स्वामित्व सत्यापित करता है। बहुत जल्दी सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं। क्योंकि अब तुम मेरे शिष्य हो तो मैं तुम्हें एक सुझाव देता हूँ। अगर तुम किसी रिश्ते में सम्मान पाना चाहते हो तो पहले तुम्हारे पास पर्याप्त ताकत होनी चाहिए। ताकत के बिना दूसरा पक्ष तुम्हें बराबर कैसे समझ सकता है? इसीलिए सबसे पहले तुम्हें उदास नहीं होना है, बल्कि अपना मन खोलकर अपने प्रशिक्षण पर केंद्रित होना है। तुम्हें दूसरे पक्ष को ये बताना होगा कि तुम्हें अस्वीकार करके वो कितने मूर्ख थे। तुम्हें अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उन्हें ये साबित करना है। इस बिंदु पर रोहित सिंह को अचानक अपने पिछले जीवन की एक बहुत ही दिखावटी किताब याद आ जाती है और वो मंद मंद मुस्कुराता है। नदी 30 साल बाद अपने प्रवाह उलट देती है। युवाओं को सिर्फ इसलिए मत सताओ क्योंकि वो गरीब है। युवाओं को सिर्फ इसलिए मत सताओ क्योंकि वो गरीब है। इन शब्दों को सुनकर शक्ति भाटी के सीने में जलन होने लगती है। वो इतना उत्तेजित हो जाता है कि उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो जाता है और उसका शरीर बेकाबू होकर कांपने लगता है। इस दुनिया में जन्म लेकर शक्ति भाटी ने ये शब्द कैसे सुने होंगे? उस पल जैसे कि उसकी लड़ाई सुलग उठी हो। दिल टूटने से उमड़ी उसकी उदास भावनाएं हीरे की तरह चमक उठती हैं। अपने हुनर फिर से दिखाने की कोशिश करो। ये देख करके वो अपने खोल से कैसे बाहर निकल आया, रोहित सिंह इशारा करते हैं। ठीक है। बिना कुछ कहे भाला हाथ में लिए शक्ति भाटी का स्वभाव पल भर में बदल जाता है। ये उसके पहले वाले स्वभाव से बिल्कुल अलग है। हांग 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 हांग, उसका भाला इधर उधर घूमता है और उसकी आभा गड़गड़ाती है। भाले से शक्तिशाली शक्ति निकलती है और चारों ओर फैल जाती है। किंग अपने भाले के प्रहार के अंत में वो चट्टान के स्तंभ की ओर एक क्षैतिज वार करता है। एक बहरे कर देने वाली गूंज और उस पर अंकों की एक पंक्ति दिखाई देती है। 235। सोचो, ये 235 किलो का होगा। पहले जब उसने अपनी पूरी ताकत लगाई थी तो वो केवल 110 ही थी। सिर्फ एक इशारे से उसकी ताकत 1 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई। शुक्रिया गुरुजी। अंक देखकर शक्ति भाटी के मन का संदेह दूर हो गया। वो जमीन पर घुटने के बल बैठ गया। इस पल उसे अपने सामने बैठे गुरु की क्षमताओं पर पूरा यकीन हो गया। अविश्वसनीय। शिलास्तंभ पर अंकित अंकों को देखकर रॉबिन दुबे का चेहरा लाल हो गया और उसका पूरा शरीर कांप उठा। अपने अच्छे भाई के लिए एक अच्छा गुरु पाकर वो खुश तो है, लेकिन साथ ही उसे निराशा भी होती है। पहले जब सौरभ शर्मा ने उसका मार्गदर्शन किया था तो उसकी ताकत केवल 30% ही बढ़ी थी। फिर भी उसके सामने बैठे गुरु ने शक्ति भाटी की ताकत को 1 गुना से भी ज्यादा बढ़ा दिया। काश उसे पता होता कि यह नाम गुरु इतना जबरदस्त है तो वो सौरभ शर्मा को ढूंढने की अपनी मेहनत बर्बाद नहीं करता और तुरंत उसे अपना गुरु मान लेता। इस समय उसे थोड़ा अफसोस हो रहा है, लेकिन उसके मन में संदेह भी पनप रहा है। इतना जबरदस्त भाले वाला शिक्षक अनजान कैसे रह सकता है? वो खुद को रोक नहीं पाता। शिक्षक, चूंकि आपने शक्ति भाटी को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया है तो क्या हमें आपका नाम जानने का सम्मान मिल सकता है? उसकी बातें सुनकर शक्ति भाटी भी उधर देखता है। वो इस शिक्षक से पूरी तरह प्रभावित है, लेकिन इस समय उसे एहसास होता है कि वो उनका नाम भी नहीं जानता। मैं रोहित सिंह हूँ, रोहित सिंह शांति से जवाब देता है। शिक्षक, रोहित सिंह? ये नाम तो जाना पहचाना लग रहा है। ये नाम सुनकर रॉबिन दुबे एक पल के लिए सोच में पड़ जाते हैं। फिर कुछ याद आता है और उनकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। उनके होंठ बेकाबू होकर कांपते हैं और पूछते हैं, मुझे याद आ रहा है, जिस घटिया शिक्षक को शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक मिले थे उसका नाम भी रोहित सिंह है। लगता है उस शिक्षक।
आपका नाम भी उनके जैसा ही है? मैं वो घटिया हूँ। रोहित सिंह सिर हिलाते हैं। आह! शक्ति भाटी और रॉबिन दुबे डर जाते हैं। उस निकम्मे शिक्षक के बारे में कई अफवाहें हैं। अकेडमी में आने से पहले ही उन्होंने उसके बारे में इतना कुछ सुन लिया था कि उनके कानों पर छाले पड़ गए थे। कहते हैं कि वो किसी भी चीज़ में माहिर नहीं है और शिष्यों को गुमराह करता रहा है। कहते हैं कि उसे साधना नहीं आती और उसे मार्शल आर्ट बिल्कुल नहीं आती। कुल मिलाकर हर तरह की बदनामी है। जब तक कोई विद्यार्थी है, उसे जितना हो सके दूर रहना ही बेहतर है। इस बंदे से पंगा मत लेना, वरना पागल हो जाना तो छोटी सी बात है, और बुरा तो ये होगा कि इसके हाथों जान भी जा सकती है। जब दोनों भाई गुरु की तलाश में अकेडमी आए थे, तब भी उन्होंने ऐसी ही अफवाहें सुनी थीं। शुरू से ही वो सावधानी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये अलौकिक और अविश्वसनीय विशेषज्ञ इतना महान कूड़ा है। गुरुजी, अगर आप इतने अद्भुत हैं तो... शक्ति भाटी खुद को पूछने से नहीं रोक पाए। हालांकि उन्हें एक दूसरे को जानने हुए अभी कुछ ही समय हुआ था, लेकिन वो बता सकते थे कि उनसे पहले वाले गुरु में अपार क्षमताएं थीं। उनकी हर हरकत में एक सुंदर स्वभाव था। वो कूड़ा कैसे हो सकता है? दुनिया में बहुत से लोग प्रतिभाशाली लोगों से ईर्ष्या करते हैं। ऐसी बातों का कोई मतलब नहीं होता। रोहित सिंह अपनी आंखें 45 डिग्री ऊपर की ओर झुकाते हैं। उनकी आंखों में उदासी और अफसोस झलकता है, मानो दुनिया की नासमझी पर विलाप कर रहे हों। उनके चेहरे पर भाव अपनी जगह पर हैं, लेकिन मन ही मन वो अश्लीलता को कोस रहे हैं। अगर स्वर्गीय पथ की लाइब्रेरी न होती तो उस शरीर के पिछले मालिक की हालत को देखते हुए उनके लिए नकारात्मक अंक ना पाना पहले से ही अविश्वसनीय था। 0 अंक पहले से ही एक उच्च अंक है, ठीक है? मैं शिक्षक की कलंकित प्रतिष्ठा को साफ करने को तैयार हूँ। अपने शिक्षक के अवसाद और दुनिया की नासमझी को देखकर शक्ति भाटी का हृदय द्रवित हो जाता है और वो ऐसा कहे बिना नहीं रह पाते। कोई बात नहीं, शिक्षक की प्रतिष्ठा मायने नहीं रखती। जब तक आप कड़ी मेहनत करते रहेंगे, मुझे संतुष्टि रहेगी। अपना बिस्तर लेने के लिए पहचान पत्र ले लो। कल कक्षा में समय पर आना, ध्यान रखना कि देर न हो। रोहित सिंह के शांत अभिनय के बाद लगता है उन्होंने शिष्या की आराधना को पूरी तरह से पकड़ लिया है। शक्ति भाटी सिर हिलाते हैं। हाँ। शक्ति भाटी अपने बगल में खड़े रॉबिन दुबे को अपनी ओर खींचते हैं और दोनों बाहर निकल जाते हैं। 4 छात्र। उन दोनों को जाते देख रोहित सिंह की आंखों में उत्साह की चमक आ जाती है। हथप्रभ युवती रिद्धि शर्मा, वो छात्र जिसे उसने शर्त लगाकर जीता था सुमेर राठौर, घमंडी युवती जोया मलिक और भाला चलाने में माहिर शक्ति भाटी। शुरू में उसने सोचा था कि आज भी पहले जैसा ही होगा, वो एक भी छात्र को भर्ती नहीं कर पाएगा और दिन असफलता के साथ खत्म हो जाएगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो 4 छात्रों को भर्ती कर पाएगा। पहचान टोकन के बिना अगर छात्र आ भी गए तो भी वो नए छात्रों को भर्ती नहीं कर पाएगा। बेहतर होगा कि मैं इस खाली समय का उपयोग कुछ और टोकन लेने में करूं। 4 छात्रों को भर्ती करने पर भावुक होने के बाद रोहित सिंह को एहसास होता है कि उसके पास अब और टोकन नहीं है। ये वस्तु अकेडमी द्वारा दी जाती है। उसकी खराब प्रतिष्ठा के कारण टोकन बांटने वाले शिक्षक ने उसे केवल 4 टोकन दिए। उसने तो ये भी सोचा था कि वो इन टोकनों का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अगर वो और टोकन नहीं लेता तो नए छात्र आ भी जाएं तो वो उसे पहचान नहीं पाएंगे। इस टोकन में शिक्षक की जानकारी होती है। जब कोई छात्र टोकन पर खून की एक बूंद टपकाकर टोकन का स्वामित्व स्वीकार करता है तो इसका मतलब है कि वो शिक्षक को अपना गुरु मानता है। दूसरी ओर अगर वो पाठ से हटना चाहे तो शिक्षक को बस उस पर खून की एक बूंद टपका देनी होगी और छात्र की जानकारी मिट जाएगी। वो उठकर कक्षा से बाहर चला जाता है। बाहर तेज धूप खिली हुई है और पेड़ की छाया से गर्मी की लहरें आ रही हैं, जिससे लोगों को पसीना आ रहा है। एक नए माहौल में आकर और एक शिक्षक का आभार व्यक्त करते हुए नए छात्र बेहद खुश हैं। दूसरी ओर नए छात्रों के आने और उनके साथ खेलने के बारे में सोचकर पुराने छात्र भी मुस्कुरा उठते हैं। फुटपाथ पर चलते हुए रोहित सिंह के सामने एक बड़ा सा ढांचा दिखाई देता है। इमारत के बीचों बीच एक बोर्ड पर 2 बड़े-बड़े शब्द लटके हुए हैं, लॉजिस्टिक बिल्डिंग। शिक्षक की पहचान दर्शाने वाले टोकन इसी बिल्डिंग से लिए जाते हैं। अरे, ये कौन है? क्या ये हमारा स्टार टीचर नहीं है? आप कक्षा के छात्रों को मुझसे मिलने के लिए नहीं बुला रहे। आप क्या चाहते हैं? ओह, मुझे अंदाजा लगाने दो। क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने पहचान पत्रों का इस्तेमाल ही ना किया हो, इसलिए तुम उन्हें लौटाने आए हो? अंदर जाते ही उसे एक व्यंग्यात्मक आवाज सुनाई देती है। रोहित सिंह अपना सिर उठाता है और एक मोटा ताज़ा आदमी नजर आता है। इस आदमी का वजन कम से कम 300 से 400 किलो होगा। दूर से देखने पर वो मांस के एक बड़े गोले जैसा लगता है। हरीश रावत। उसकी यादों की गहराइयों से एक नाम उभरता है।
ये हरीश रावत लॉजिस्टिक विभाग के प्रभारी शिक्षकों में से एक है। ये बहुत ही द्वेषपूर्ण व्यक्ति है जो हमेशा दूसरों के बचे खुचे पैसे खा जाता है। सबसे निचले स्तर के शिक्षक होने के नाते रोहित सिंह का वेतन बहुत कम रहा है और उनके पास जितने संसाधन हैं वो हमेशा बहुत कम रहे हैं, इसलिए उन्होंने कभी उनका सम्मान नहीं किया। इस चक्कर में उसने उसे नाराज कर दिया। मिलते ही तरह तरह के व्यंग्य और गालियां फूट पड़ती। इससे पहले रोहित सिंह को 4 पहचान पत्र दिए गए थे, ये सोचकर कि वो इन्हें पूरा नहीं करेगा, ये इसी आदमी का काम है। मैंने अपने पहचान पत्र इस्तेमाल कर लिए हैं, मैं कुछ और लेना चाहता हूँ। दूसरी तरफ से कोई फर्क नहीं पड़ता, रोहित सिंह शांति से बोला। इन्हें इस्तेमाल कर लिया? हरीश रावत एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर जोर से हंस पड़े। हाँ, सब लोग आकर देख लो, ये शिक्षक जो सबसे नीचे से पहला है, यहाँ शेखी बठारने आया है कि उसने अपने सारे पहचान पत्र इस्तेमाल कर लिए हैं। हाँ, ये दुनिया का सबसे मज़ेदार मजाक है जो मैंने सुना है। मुझे याद आ रहा है कि तुमने उसे तब 4 पहचान पत्र दिए थे, खत्म कर दिए उसे? ये क्या मजाक है? जो शिक्षक सबसे नीचे से दूसरे नंबर पर हैं, सुनयान, उनके पास इस समय सिर्फ एक ही छात्र है। शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक लाकर इतिहास रचने वाला ये व्यक्ति एक भी छात्र को स्वीकार कैसे कर सकता है? तुम किस बात का बखान कर रहे हो? उसे बाहर निकाल दो, वैसे भी आज के बाद तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। हरीश रावत की चीख सुनकर लॉजिस्टिक्स शाखा के कुछ शिक्षक दौड़े दौड़े आए। उन्होंने रोहित सिंह को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। जो शिक्षक सबसे नीचे है और शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक ला पाया है, वो आखिर दिखावा क्यों कर रहा है? छात्र तुम्हारा नाम सुनते ही भाग जाएंगे, उनका तुम्हें पहचानना, ये कैसा मजाक है? ओ, तुमने कहा कि मैं शेखी भगा रहा हूँ? अच्छा, क्यों ना हम इस पर शर्त लगाएं? रोहित सिंह नाराज नहीं होते बल्कि मुस्कुराते हैं। शर्त? ठीक है, चूंकि तुम इतनी बुरी तरह हारना चाहते हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। बस तुम इतने गरीब हो कि मुझे शक है कि तुम कुछ दे पाओगे। हरीश रावत को उम्मीद नहीं थी कि जिस आदमी को उन्होंने हमेशा नीचा दिखाया था, वो उनके साथ शर्त लगाकर उनके अधिकार को सीधे चुनौती देगा। वो तिरस्कार से हंसते हैं। मैं गरीब हूं या नहीं ये तुम्हारी समस्या नहीं है। चूंकि मैंने शर्त रखी है तो मैं कुछ ऐसा निकालूंगा जिस पर मैं शर्त लगाने को तैयार हूं। रोहित सिंह आंखें चौड़ी कर लेते हैं। ओ, तुम कुछ निकाल सकते हो। तुम्हारी पृष्ठभूमि को देखते हुए तुम जो चीजें निकालोगे वो शायद कोई सड़ी हुई धातु या ऐसी ही कोई घटिया चीजें होंगी। क्या तुम्हें लगता है दादा मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाऊंगा? मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाकर अपनी प्रतिष्ठा नहीं गंवा सकता, हरीश रावत तिरस्कार से कहते हैं। रोहित सिंह अकादमी के सबसे निचले दर्जे के शिक्षक हैं, पीछे से पहले तो हैं ही। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि उन्हें एक भी छात्र नहीं मिल रहा, उनके पास बोनस वगैरह भी नहीं है। अगर पूरी अकादमी में सबसे गरीब शिक्षक का नाम बताना ही हो तो वो निश्चित रूप से वही होंगे। वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी किफायती हैं, खेती के संसाधनों की तो बात ही छोड़ दें। हे, रोहित सिंह को अपनी बेइज्जती से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो हंसते हुए आगे कहते हैं, मैं जिस चीज पर दांव लगाना चाहता हूं वो कोई खजाना या कोई चीज नहीं है, वो है चेहरा। अगर तुम हार गए तो मैं सबके सामने तुम्हें 3 थप्पड़ मारूंगा। अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हें 3 थप्पड़ मारने दूंगा। क्या तुम मेरे साथ शर्त लगाने की हिम्मत करोगे? चेहरे पर थप्पड़? उसे उम्मीद नहीं थी कि सामने वाला इस पर दांव लगाएगा। हरीश रावत इस पर झिझकने से खुद को रोक नहीं पाए। अकादमी के सबसे घटिया शिक्षक से थप्पड़ खाने के बाद अगर वो हार गए तो उन्हें जीने का भी मन नहीं करेगा। वो इतने शर्मिंदा होंगे कि मरना चाहेंगे। कैसे? तुम्हारी हिम्मत है या नहीं? वो उस पर मुस्कुराता है। हरीश रावत, तुम्हें किस बात का डर है? ऐसा तो नहीं कि तुम्हें उसके मानक पता ही नहीं? क्या शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक पाने वाले शिक्षक को एक भी छात्र मिल सकता है? क्या वो बस डर देख रहा है? वो तुम्हें बस डरा रहा है। अगर वो उन्हें भर्ती कर लेता है तो क्या अब तक मेरे पास सैकड़ों छात्र नहीं हो जाते? अगर इस साल के छात्र अंधे भी होते तो वो इतने अंधे नहीं होते। बाकी लॉजिस्टिक्स शाखा के शिक्षक मुस्कुरा उठते हैं। उनमें से किसी को भी यकीन नहीं कि रोहित सिंह छात्रों की भर्ती कर पाएगा। यह सुअर के पेड़ पर चढ़ने जितना मुश्किल है। ठीक है, मैं सहमत हूँ। सभी की बातें तार्किक पाकर वो सहमति में सिर हिलाता है। क्योंकि आप सब इतनी खुशी से जयकारा कर रहे हैं तो क्या आप सब मेरे साथ शर्त लगाना चाहेंगे, उन्हीं शर्तों पर जो उसके साथ हैं? उसे सहमत होते देखकर रोहित सिंह लॉजिस्टिक्स शाखा के बाकी 3 शिक्षकों की ओर देखता है। पिछले 3 जो अभी कुछ देर पहले इतने अपमानजनक थे, शर्त बढ़ाने से नहीं हिचकिचाए क्योंकि उनमें से एक तो पहले ही मान चुका था। क्यों? क्या तुम्हारा चेहरा इतना खुजा रहा है कि हम तुम्हें कुछ और थप्पड़ मारे? ठीक है, मैं तैयार हूँ, एक शिक्षक घमंड से कहता है। मैं भी तैयार हूँ, तुमसे कौन डरता है? 0 अंक पाकर भी हमारे सामने शेखी बघारते हुए तुम तो मौत ही मांग रहे हो। तीनों ने चेहरे पर मुस्कान लिए सिर हिलाया। उनकी राय में रोहित सिंह ये शर्त जरूर हारेगा, आज तो उसे थप्पड़ जरूर पड़ेगा। ठीक है, चूंकि तुमने कहा था कि तुमने 4 छात्रों को स्वीकार किया है तो उन्हें अभी यहाँ ले आओ ताकि हम तुम्हारे दावे की पुष्टि कर सके। या तुम अपना चेहरा अभी दिखाना चाहते हो ताकि हम थप्पड़ मार सके? उन चारों के साथ घमंड से शर्त लगा रहे नीचे से पहले वाले शिक्षक को देखकर हरीश रावत ठंडे स्वर से मुस्कुराए। छात्रों को यहाँ लाओ। रोहित सिंह ने सिर हिलाया। आप सभी लॉजिस्टिक शाखा के शिक्षक हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको छोटी सी बात भी पता ना हो। मैंने 4 छात्रों की भर्ती की है या नहीं इसका सत्यापन करना आसान है। जब तक छात्र मेरे टोकन का दावा करेंगे, उनकी व्यक्तिगत
हकीकत जानकारी शिक्षा ब्यूरो में स्वतः ही दिखाई देगी। जब तक हम शिक्षा ब्यूरो से इसकी पुष्टि कर लेंगे तब तक सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। आखिरकार शिक्षा ब्यूरो सिर्फ आप सभी से झूठ बोलने के लिए मेरे साथ काम तो नहीं कर सकता। जब कोई छात्र किसी शिक्षक के साथ अपने संबंध की पुष्टि कर लेता है, जानकारी स्वतः ही शिक्षा ब्यूरो को प्रेषित और दर्ज हो जाती है। कोई भी परिणामों में हेरफेर नहीं कर पाएगा। निधि झा, आप देख लीजिए, मैं देखना चाहता हूँ कि ये बंदा कितना घमंडी व्यवहार कर रहा है। उसके आत्मविश्वास भरे भाव और उसकी बातों को सुनकर हरीश रावत एक पल के लिए चौंक गए और फिर निधि झा को आदेश देने के लिए मुड़ गए। निधि झा उन शिक्षकों में से एक थे जिन्होंने पहले रोहित सिंह का मजाक उड़ाया था। आदेश सुनकर वो पलटकर लॉजिस्टिक शाखा से बाहर चला गया। शिक्षा ब्यूरो और लॉजिस्टिक शाखा प्रशासन शाखा के अंतर्गत आती हैं। निधि झा को उदास चेहरे के साथ लौटने में ज्यादा देर नहीं लगी।